ओएसआई मॉडल हमने स्टार्ट कर लिया था। और लास्ट क्लास में अगर हम ओएसआई मॉडल की बात करें तो ओएसआई मॉडल का अपने मेन जो की पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कशन स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में ओएसआई मॉडल का। और ओएसआई मॉडल का की पॉइंट की हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास में एक ऐसा नेटवर्क आर्किटेक्चर मॉडल होता है जो कि हमें दुनिया में मौजूद जितने भी टाइप के नेटवर्क हैं उन सभी नेटवर्क के अंदर हम जिस टाइप के आर्किटेक्चर को डिजाइन करना चाहते हैं वो आर्किटेक्चर डिजाइन करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक। तो अगर बात करें हम ओएसआई मॉडल की बात करें तो ओएसआई मॉडल क्या होता है, हमारे पास में प्रोटोकॉल सूट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं इस ओएसआई मॉडल में। और यहाँ पे ओएसआई मॉडल की बात करें तो ओएसआई मॉडल को आईएसओ ने 1984 में डेवलप किया था। और ये आपका 7 लेयर आर्किटेक्चर मॉडल होता है। ठीक। अब देखो जो ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर जो आर्किटेक्चर जो मॉडल होता है उसमें हम लास्ट क्लास तक के अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो लास्ट क्लास तक के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने सारी के सारी लेयर्स के बारे में स्टडी कर लिया था। सभी लेयर्स के अंदर हमारे डेटा फॉर्मेटिंग में है उसके बारे में स्टडी कर लिया था। हमने उनके डिवाइस के बारे में स्टडी कर लिया था। साथ में उन्हें प्रोटोकॉल्स को हमने लास्ट क्लास में हमने प्रोटोकॉल्स को हम डिस्कशन नहीं किया था। और साथ में इनकी फंक्शनलिटी के बारे में ब्रीफ और हमने नहीं किया था। ठीक। तो देखो अगर ओएसआई मॉडल की बात करें तो बेसिकली जो ओएसआई मॉडल होता है ना उसके अंदर जितनी भी लेयर्स होती है, जिस लेयर्स के रूप में बात करें तो ओएसआई मॉडल की जो सबसे पहले लेयर होती है वो कौन सी होती है, फिजिकल होती है। फिर कौन सी होती है, डेटा लिंक। फिर कौन सी, नेटवर्क। फिर कौन सी, ट्रांसपोर्ट। फिर कौन सी, सेशन। फिर कौन सी, प्रेजेंटेशन। फिर कौन सी, एप्लीकेशंस। ये आपकी टोटल कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है। ठीक। अगर यहाँ बात करें हमारे पास डेटा फॉर्मेट की बात करें तो हम पता है कि हमारे पास जो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास जो फिजिकल लेयर होती है, फिजिकल लेयर में जो ओरिजिनल डेटा होता है वही मौजूद होता है। फिर हमारे पास जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है उसमें हमारे हम कह सकते हैं डेटा ही रहता है लेकिन डेटा एनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड फॉर्मेट में, एनकोडिंग डिकोडिंग फॉर्मेट में हो सकता है। सेशन लेयर में डेटा होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम डेटा को हम सेगमेंट्स नाम जानते हैं। नेटवर्क लेयर में डेटा को पैकेट नाम जानते हैं। और डेटा लिंक लेयर में डेटा को फ्रेम के नाम जानते हैं। ठीक है। और यहाँ फिजिकल लेयर में डेटा को बिट्स के नाम जानते हैं। फिर अगर डिवाइस की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो गेटवे होता है वो तो हमारे पास में एक ऐसा डिवाइस होता है जो सभी लेयर पर ऑपरेट होता है। फिर उसके बाद में जैसे नेटवर्क की बात करें तो हमारे पास राउटर होता है। डेटा लिंक लेयर की बात करें स्विच और ब्रिज होते हैं। और फिजिकल लेयर की बात करें तो हब रिपीटर होते हैं। ठीक। फिर इसके साथ में इसके प्रोटोकॉल्स की बात करें तो ना हर एक लेयर्स के अंदर अलग अलग टाइप्स के प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट होते हैं। जैसे अगर लेयर्स के प्रोटोकॉल्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले बात करें एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो एप्लीकेशन से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, भाई सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन लेयर जो होती है ना वो उसके बाद में डायरेक्टली हमारे सिस्टम से हम कनेक्ट होते हैं। एप्लीकेशन लेयर के बाद में कनेक्टिविटी किससे होती है, हमारे सिस्टम से कनेक्टिविटी होती है। ठीक। तो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल बात करें तो हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन रिलेटेड प्रोटोकॉल होते हैं जैसे HTTP हो गया, SMTP हो गया, FTP हो गया, TFTP हो गया, टेलनेट हो गया, DNS हो गया, NFS हो गया, DHCP हो गया, NNTP हो गया, POP3 हो गया, SNMP हो गया, IMAP हो गया, बूट स्टेप प्रोटोकॉल्स हो गया। ये सभी प्रोटोकॉल्स आपके एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं। फिर जैसे बात करें हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली हमें सिक्योरिटी के लिए काम में आती है, साथ में डेटा को प्रेजेंट करने के लिए काम में आती है। ठीक है। तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसी लेयर में होता है। तो यहाँ पे अगर प्रोटोकॉल बात करें SSL हो गया, MIME हो गया, MPG जो आपके इमेज का फॉर्मेट्स होता है, फिर आपका JPG हो गया, MIDI हो गया आपका। इसी टाइप से अगर बात करें सेशन लेयर की बात करें तो सेशन लेयर बेसिकली क्या होती है, हमारे पास में जो डिवाइस होते हैं उनके बीच में सेशन एस्टेब्लिश करती है। इसके बारे में बताऊंगा सेशन एस्टेब्लिश मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अगर इसके प्रोटोकॉल्स की बात करें तो एप्पल टॉक हो गया, आपके बायोस हो गया, NFS हो गया, आपका NCP हो गया। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, अगर उन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स की बात करें तो हमारे पास एक तो TCP हो गया, एक UDP हो गया, एक SCTP हो गया। ठीक। इसके अलावा जैसे DCCP भी होता है, एक SPX भी होता है। फिर अगर नेटवर्क लेयर की बात करें, नेटवर्क लेयर में आपका हमारे पास प्रोटोकॉल बात करें तो IP का वर्जन 4 हो गया, IP का वर्जन 6 हो गया। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं ARP हो गया, RARP हो गया, OSPF हो गया, BGP हो गया। ये नेटवर्क लेयर से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स है। फिर के बाद डेटा लिंक लेयर की बात करें तो डेटा लिंक लेयर जो प्रोटोकॉल है PPP हो गया, आपका स्लिप प्रोटोकॉल्स हो गया आपका। फिर अगर फिजिकल लेयर की बात करें तो फिजिकल लेयर्स में आपका जो ब्लूटूथ हो गया, आपका टोकन रिंग हो गया, आपका IEEE 802 जो है वो आपके फिजिकल लेयर से है। IEEE 802.2 हो गया, ISDN हो गया। ये सारे क्या है, ये सारे इनके क्या है, प्रोटोकॉल्स है। फिर अगर इन लेयर की अगर ब्रीफ फंक्शनलिटी की बात करें, अगर इन लेयर की ब्रीफ फंक्शनलिटी की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले लेयर्स के रूप में जो एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर्स की ब्रीफ फंक्शनलिटी की बात करें तो ये एप्लीकेशन लेयर जो होती है ये होती है यूजर इंटरफेस लेयर। कैसी लेयर होती है, यूजर इंटरफेस। इसका मतलब होता है एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से जो यूजर होता है उसे डेटा क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है। डेटा का रिप्रेजेंटेशन किसकी हेल्प से होता है, एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से होता है। फिर जैसे डेटा के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जैसे ईमेल सर्विस हो गई, फाइल एक्सेस हो गया, ट्रांसफर हो गया, रिमोट लॉगिन एक्सेस हो गया, एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब जो भी आप किसी पर्टिकुलर डेटा को आप एक्सेस कर पा रहे हो और जो आपको जो दिखाई देता है ना वो सारा एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से दिखाई देता है आपको। ठीक। इसलिए इसको यूजर इंटरफेस लेयर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो इसका इस लेयर्स को हम कहते हैं सेंटेक्स लेयर। सेंटेक्स लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यूजर को क्या दिखाना है, यूजर के लिए कौन सा डेटा दिखाना है उसके लिए लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अंदर जैसे ट्रांसलेशन की बात हो गया। ठीक है।
भाई सिंपल सी बात है कि हमारे पास में जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उसमें हम अपने अकॉर्डिंग्स डेटा को देखना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हिंदी लैंग्वेज में डेटा दिखाई दे, तो हिंदी लैंग्वेज के लिए हमें हमारे पास स्कीम होती है यूनिकोड, है ना। यूनिकोड का ट्रांसलेशन वगैरह जो होता है वो इसी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रेजेंटेशन लेयर की। तो यहाँ पे आपके जो डेटा होता है उसका ट्रांसलेशन हो गया, एनक्रिप्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, ठीक है, ये सारा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्रेजेंटेशन लेयर की। फिर उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास होती है सेशन लेयर। अगर सेशन लेयर की बात करें तो यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सेशन लेयर की। तो यहाँ पे डायलॉग कंट्रोल हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया, ये सब कौन करता है? सेशन लेयर करती है। फिर अगर बात करें तो नेक्स्ट लेयर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें, ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्टिविटी। इसका मतलब होता है यहाँ पे पोर्ट एड्रेसिंग आती है, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग आता है, फ्लो कंट्रोल्स आता है, कंजक्शन कंट्रोल आता है, एरर कंट्रोल आता है। ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर की। फिर अगर बात करें नेटवर्क लेयर की बात करें, नेटवर्क लेयर का काम होता है एड्रेसिंग और राउटिंग, है ना। एड्रेसिंग और राउटिंग काम होता है। और यहाँ पे एड्रेसिंग लेयर पैकेटाइजेशन हो गया, मतलब आपका पैकेट्स बनाना, पैकेट्स को क्या करना, पैकेट्स बना के पैकेट्स को फॉरवर्ड करवाना। फिर लॉजिकल एड्रेस के रूप में आईपी एड्रेस हो गया, फिर राउटिंग हो गया, फिर कंजक्शन कंट्रोल हो गया। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? किसको होते हैं? नेटवर्क। फिर डेटा लिंक लेयर की बात करें, डेटा लिंक लेयर का काम होता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। और एरर डिटेक्शन और करेक्शन की बात करें तो यहाँ पे फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेस, आपका फ्लो कंट्रोल्स और आपका एरर कंट्रोल्स, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? डेटा लिंक लेयर की। फिर अगर फिजिकल लेयर की बात करें, फिजिकल लेयर का मतलब फिजिकल इंटरफेस। इसका मतलब होता है जब अब आप डेटा क्या करोगे, अब आप डेटा ट्रांसमिशन मीडियम की हेल्प से आप क्या करोगे, एक स्थान दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट कराओगे। तो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमारा रेस्पॉन्सिबल लेयर कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। और इसका काम होता है फिजिकल इंटरफेस प्रोवाइड करना। इसका मतलब आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, इसका मतलब डेटा जो होता है उसको बिट्स में कन्वर्ट करके सिग्नल्स के माध्यम से केबल्स में लेके जाना जी। तो यहाँ पे आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिट्स और इंटरफेस। उसके अलावा जिस बात का रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट हो गया, फिर आपका बिट रेट हो गया और आपका डेटा रेट हो गया, आपका सिंक्रोनाइजेशन हो गया। ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसकी होती है? फिजिकल लेयर की होती है। देखो ओएसए मॉडल की जितनी भी लेयर होती है, इन सभी लेयर्स की अगर हम बात करें तो सारी की सारी लेयर्स अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। और इन सभी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे हम क्या कर पाते हैं, हम नोड्स के बीच में, हम होस्ट के बीच में डेटा क्या कर पाते हैं? एक्सचेंज कर पाते हैं। तो ये सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये किसकी है? ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ओएसआई मॉडल के अलग अलग लेयर्स की है। आप इनको ऐसे मत लिखो, मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा सेपरेट, उसमें आपको लिखना है नोट्स में। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्या किया, टेबल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। इस टेबल्स में आपके सारी की सारी लेयर्स है, सारी की सारी लेयर्स के साथ में उसकी डेटा फॉर्मेटिंग है, उसके नेटवर्किंग डिवाइस है, उसके प्रोटोकॉल्स है और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी लेयर की क्या है यहाँ पे? की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हर लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में यहाँ पे हर लेयर्स का क्या है, नाम है। जैसे एप्लीकेशन लेयर का नाम है यूजर इंटरफेस लेयर, प्रेजेंटेशन नाम है सिंटैक्स लेयर, सेशन लेयर का नाम है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एंड टू एंड कनेक्शंस, नेटवर्क का एड्रेसिंग राउटिंग, डेटा लिंक लेयर का एरर डिटेक्शन करेक्शन, फिजिकल लेयर का फिजिकल इंटरफेस। ठीक है, इस टाइप से ये लेयर्स होती है। ये क्या करती है? आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है और आपके डेटा को एक स्थान दूसरे स्थान पर लेकर जाती है। ठीक है, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने के लिए आपकी सारी की सारी लेयर्स की सभी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या करती है? काम करती है। ठीक, फिर अगर नेक्स्ट बात करें, देखो अगले पॉइंट की बात करें, ठीक है। तो देखो अब इन सारी लेयर्स की बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास में जो ओएसएम मॉडल्स की लेयर्स होती हैं। जो कल की क्लास में ओएसएम मॉडल की लेयर्स की बात की थी, तो ये लेयर्स आपके डेटा को ले जाने के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, किस टाइप से कैसे का रोल प्ले करती है, उसकी बात करें तो देखो यहाँ पे हमारे पास में एक सेंडर है, एक रिसीवर है, और सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है उसकी बात करते हैं। अगर सेंडर की बात करें तो इसका मतलब है हमारे पास में हमारा जो कंप्यूटर होता है, जो आपका डेटा भेजने वाला होता है और जो डेटा रिसीव करने वाला होता है, उसमें हमने सेंडर और रिसीवर की हम बात की है। तो सेंडर के रूप में यहाँ पे हमारे पास में एक डिवाइस है, सेंडर रूप में हमारे पास एक डिवाइस है। मान चलो इस डिवाइस का नाम हम करेंगे, हमारे पास एक नोड है, हमारे पास एक होस्ट है, कौन सा है? ए। ठीक, अब देखो सबसे पहले जो नोड ए है, जो होस्ट ए है, जो सेंडर है, वो किससे इंटरेक्ट करेगा? एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करेगा। और एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करने का मतलब है कि एप्लीकेशन लेयर्स के एप्लीकेशन से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या करने वाले हैं? काम आने वाले हैं अब।
ठीक है। तो एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स का मैंने नाम बताया था ना आपको, वो प्रोटोकॉल्स आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे किसके, आपके डेटा के साथ उन प्रोटोकॉल्स को काम में लिया जाएगा। जैसे मान चलो कि हमें कोई भी एक वेब पेज एक्सेस करना है, एक वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो वेबसाइट एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल्स की हेल्प लेते हैं। ठीक, तो भाई हमें पता है, हमें कोई भी जब वेब डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करना होता है, हमें पता है जब कोई भी हम वेब डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करते हैं, जब कोई भी हम वेब डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करते हैं, तो वेब डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने के लिए हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं किसकी, HTTP की। ठीक है, तो HTTP बात करते हैं या फिर हम किसकी बात करते हैं, HTTPS। ठीक है, अब देखो HTTP हो गया, HTTPS हो गया, ये आपका प्रोटोकॉल्स कौन सी लेयर का होता है, एप्लीकेशन लेयर का होता है। मतलब कि एप्लीकेशन लेयर्स के अंदर ये रूल लिखे हुए होते हैं कि आप जब किसी भी वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करोगे तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको किन किन, मतलब एक्सेस करने के लिए आपको किन किन पॉइंटों को ध्यान रखना है और किस टाइप से कैसे आपको एक्सेस करना है। ठीक है, उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को, ये रूल्स आपके काम मिलेंगे आपको एप्लीकेशन लेयर से। अच्छा, उसके बाद में जो होस्ट ए है, उस होस्ट ए का जो डेटा है वो नेक्स्ट कौन सी लेयर के पास जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर। अब देखो प्रेजेंटेशन लेयर का बेसिकली काम क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है सेंटेक्स का क्या करना, सेंटेक्स का रिप्रेजेंटेशन करना। तो यहाँ पे ये जो लेयर होती है, ये लेयर बेसिकली एनकोडिंग, डिकोडिंग, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन के लिए काम करती है। अब मान के चलो आपके पास में आप जो मैसेज है जिसको आप ट्रांसमिट करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर मैसेज को अगर आप सिक्योर वे में ट्रांसमिट करना चाहते हो, तो सिक्योर वे में ट्रांसमिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो एनक्रिप्शन करने के लिए जो एल्गोरिथम आप अप्लाई करने वाले हो, उस एल्गोरिथम को आप किस में अप्लाई करोगे, इस प्रेजेंटेशन लेयर में। अब देखो प्रेजेंटेशन लेयर में एनक्रिप्शन के एल्गोरिथम अप्लाई करने का मतलब है कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास में प्रोग्राम होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एनक्रिप्शन करेंगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद में जो आपका डेटा होता है वो नेक्स्ट लेयर को दे जाता है, किसको, सेशन लेयर को। अब सेशन लेयर का काम क्या होता है, सेशन का एस्टेब्लिशमेंट करना और सेशन क्या करना, टर्मिनेट करना। ठीक, अब जैसे कई बार क्या होता है, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे मान के चलो आप बैंकिंग की किसी वेबसाइट पे क्या करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग से लॉगिन करते हो। तो ऑनलाइन बैंकिंग से आप लॉगिन करते हो ना, तो उस टाइम पे आपका एक सेशन एस्टेब्लिश किया जाता है, किसके बीच में, क्लाइंट के बीच में और ऑनलाइन बैंक, जिस पर्टिकुलर बैंक का जो सर्वर है उसके बीच में। और जो जो पर्टिकुलर जो सेशन एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है ना, उस सेशंस के लिए बेसिकली ये जो लेयर होती है रेस्पॉन्सिबल लेयर होती है, कौन सी, सेशन लेयर। अब देखो यहाँ पे दिखा दे रहा है डेटा डेटा डेटा, उसके बाद नेक्स्ट कौन सी लेयर के पास जाता है आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जैसे आपका डेटा जाएगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी। अब ट्रांसपोर्ट लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अब क्या करें, अब डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी कर दें, डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या कर दें, रेडी कर दें। फिर नेक्स्ट कौन सी लेयर के पास जाएगा, नेटवर्क लेयर के पास। अब नेटवर्क लेयर क्या करेगी, नेटवर्क लेयर डेटा क्या करेगी, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएगी। और नेटवर्क लेयर जब डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, तो नेटवर्क लेयर के रूप में हमने कल भी लिखा था कि इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। ये बेसिकली सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच डेटा पहुंचाती है। कहाँ से कहाँ पहुंचाती है, सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच डेटा पहुंचाती है। और सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच डेटा पहुंचाने के लिए किस किस एड्रेस की हेल्प लेती है, आईपी एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस और आईपी एड्रेस की हेल्प से क्या करती है, सोर्स से डेस्टिनेशन डेटा पहुंचाती है। नेक्स्ट डेटा किसको दिया जाएगा, डेटा लिंक लेयर को। तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, डेटा लिंक लेयर करेगी अब नोड टू नोड डिलीवरी। क्या करेगी, नोड टू नोड डिलीवरी। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवरी मतलब होता है कि जो सेंडर भेजने वाला होता है और जो रिसीवर प्राप्त करने वाला होता है, उस तक डिलीवरी के लिए लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है कौन सी, नेटवर्क। लेकिन वो जो पर्टिकुलर जो सेंडर और रिसीवर है ना, वो बहुत सारे बीच के इंटरमीडिएट नोड से कनेक्टेड मिलेगा आपको। मान के चलो सेंडर आपका जयपुर में, रिसीवर आपका क्या है, रिसीवर आपका अमेरिका में। तो भाई जयपुर से अमेरिका के बीच का जो नेटवर्क बना हुआ है ना, वो तो बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क का हिस्सा है। तो फिर उन बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क के अंदर जो नोड से नोड की डिलीवरी है ना, वो कौन सी लेयर करेगी, डेटा लिंक लेयर। इसको एग्जैक्टली इसको अगले डायग्राम से बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर क्या करेगी, फिजिकल लेयर आपके डेटा को बिट्स में, देखो जो बिट्स हैं, जो डेटा आपका जो बिट्स की फॉर्मेट डेटा होता है, जो आपका बिट्स की फॉर्मेट डेटा होता है, उस बिट्स की फॉर्मेट के डेटा किस में करेगी, सिग्नल में कन्वर्ट करेगी। किस में कन्वर्ट करेगी, सिग्नल में कन्वर्ट करेगी। अब इसका मतलब है कि जो बिट्स की फॉर्मेट डेटा है, इस बिट्स की फॉर्मेट डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करके, बिट्स की फॉर्मेट डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करके और ट्रांसमिशन मीडियम की हेल्प से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम की हेल्प से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो सेंडर साइट पे सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर को डेटा मिलता है, एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर को, फिर सेशन लेयर को, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को, फिर नेटवर्क लेयर को, फिर डेटा लिंक लेयर को, फिर फिजिकल लेयर को।
उसके बाद में डेटा किसके पास पहुंचता है? रिसीवर के पास। रिसीवर के पास जब डेटा पहुंचता है तो डेटा सबसे पहले कौन से लेयर को मिलता है? फिजिकल लेयर को ना। रिसीवर के पास डेटा रिसीव होता है। अब देखो, अब डेटा क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। अब जब डेटा रिसीव हो रहा है तो डेटा रिसीव होते समय सबसे पहले डेटा कौन से लेयर को मिलेगा? फिजिकल लेयर को। और फिजिकल लेयर को डेटा किस फॉर्मेट मिलेगा? सिग्नल की फॉर्मेट मिलेगा। तो सिग्नल की फॉर्मेट के डेटा को फिजिकल लेयर क्या करेगी? बिट्स में कन्वर्ट करेगी। बिट्स में कन्वर्ट कर किसको दे देगी? डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर से कहाँ जाएगा? नेटवर्क। नेटवर्क लेयर से कहाँ जाएगा? ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन और लास्ट में रिसीव डेटा प्राप्त हो जाएगा। तो कल की क्लास के अंदर जिस टाइप से मैंने आपको एग्जांपल एक समझाया था ना कि फिजिकल दुनिया के अंदर जो डाकघर के जो आपका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डाक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके माध्यम से आप क्या करते हो? फिजिकल दुनिया में डेटा को ट्रांसफर करते हो। इसी टाइप से आप लॉजिकल दुनिया में इतनी सारी लेयर्स की हेल्प से आप डेटा क्या करते हो? ट्रांसमिट करते हो। तो ये डेटा क्या ट्रांसमिशन क्या हो रहा है? आपके सेंडर से रिसीवर के बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है, जिसमें आपकी ओएसएम मॉडल की लेयर्स आपकी क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। ठीक। अच्छा, अब अगर नेक्स्ट बात करें तो देखो, अभी जो मैं आपको जिस पॉइंट्स में चर्चा कर रहा था उस पॉइंट्स की बात करते हैं कि भाई आपके पास में जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, आपका जो नेटवर्क लेयर होती है और आपका जो डेटा लिंक लेयर होती है, इन तीनों लेयर्स के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं कि ये क्या करती है? ये आपके डेटा को पहुंचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल निभाती है। अब जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो तो क्या करती है? वो तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करती है। जो आपकी नेटवर्क लेयर होती है वो क्या करती है? सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवरी करती है। और जो आपकी डेटा लिंक लेयर होती है वो क्या करती है? नोट टू नोट डिलीवर करती है। अब इनका डिफरेंस समझ लो, क्योंकि इनके ऊपर आप क्या रहते हो? कंफ्यूज रहते हो हमेशा। इनके ऊपर क्या रहता है? आपका कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। इस डायग्राम के माध्यम से इस चीज का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझो। देखो, सबसे पहले एक्चुअल में आपका जो कंप्यूटर सिस्टम्स होता है ना, कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जो रनिंग प्रोग्राम होता है, जो रनिंग प्रोग्राम होता है वो क्या होता है? प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब क्या होता है? रनिंग प्रोग्राम। रनिंग रनिंग प्रोग्राम। ठीक। और रनिंग प्रोग्राम आपका जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का मतलब सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलो हमने क्या कर रखा है? हमने वेब ब्राउजर ओपन कर रखा है और वेब ब्राउजर के ऊपर हमने एक टैब को ओपन कर रखा है। तो वेब ब्राउजर के ऊपर जो आपकी टैब है ना, वो आपका प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। तो इधर ना आपने आपने क्या कर रखा है? आपने वेब ब्राउजर पर आपने वेब ब्राउजर पर क्या कर रखा है? किसी एक पर्टिकुलर टैब को ओपन कर रखा है। किसको ओपन कर रखा है? एक टैब को ओपन कर रखा है। ठीक। आपकी टैब फर्स्ट ओपन है। तो जो फर्स्ट टैब है ना, इस टैब फर्स्ट को मैं क्या कर रहा हूँ? ये एक प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोसेस है। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद में आपका क्या आता है? कंप्यूटर आता है। और जो कंप्यूटर को मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये जो कंप्यूटर है ये बेसिकली हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किसके इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है? सेंडर की सहायता से। और यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे किया है? रिसीवर की सहायता से। अब देखो, यहाँ पे जो सेंडर है, यहाँ पे जो सेंडर है, ये जो पर्टिकुलर सेंडर है, इसको मैं कह रहा हूँ सोर्स, इसको कह रहा हूँ सोर्स, और इसको मैं कह रहा हूँ रिसीवर, क्या करूँ मैं? डेस्टिनेशन। क्या करूँ मैं? डेस्टिनेशन। ठीक। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास में जो नेटवर्क लेयर होती है, यहाँ पे हमारे पास जो नेटवर्क लेयर होती है, उस नेटवर्क, देखो सबसे पहले हमारे पास जो लेयर होती है, उस लेयर की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूँ प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए, इसका मतलब प्रोसेस का मतलब रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम से लेके रिसीवर के पर्टिकुलर प्रोग्राम तक डेटा पहुंचाने के लिए जो आपकी लेयर होती है वो कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी? ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद में नेक्स्ट लेयर के रूप में आपकी कौन सी आती है? नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर का काम होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी या होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। क्या काम होता है? सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवरी या होस्ट से होस्ट डिलीवरी। होस्ट मतलब मैं इस कंप्यूटर को होस्ट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर कंप्यूटर क्या करो? होस्ट। और इस कंप्यूटर को क्या मिला हुआ है? एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है। इस कंप्यूटर क्या मिला हुआ है? एक आईपी एड्रेस। अब ध्यान ना, इस कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है ना, जैसे मान चलो इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है 101.10.20.15। ये मान चलो इस कंप्यूटर क्या है? एक आईपी एड्रेस है। ये मान चलो इस कंप्यूटर क्या है? एक आईपी एड्रेस है। ठीक। तो ध्यान ना, इस कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है, इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, और इसी टाइप से यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंप्यूटर है, इसको क्या मिला हुआ है? एक आईपी एड्रेस है। इसको क्या मिला हुआ है? एक आईपी एड्रेस है। ठीक। अब मान चलो इसका जो आईपी एड्रेस है, वो इसका आईपी एड्रेस मान चलो 152.16.32.20। ठीक, ये इसका आईपी एड्रेस है। तो ध्यान ना, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को पहचाना जा रहा है। इस कंप्यूटर को मैं कह रहा हूँ होस्ट, इस होस्ट को पहचाना जा रहा है, जो क्या है? सेंडर है। जो क्या है? सेंडर है, या फिर क्या है? सोर्स है, भेजने वाला। ठीक। और इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से इस रिसीवर को पहचाना जा रहा है, जो क्या है? हमारे पास में एक होस्ट है, जो क्या है? एक रिसीवर है। ठीक है। अब ध्यान ना,
यहाँ पे सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक डेटा को डिलीवरी के लिए आपकी नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी लेयर होती है? नेटवर्क लेयर, जो बेसिकली आईपी एड्रेस की हेल्प से आपके सोर्स और डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करवाती है। आईपी एड्रेस की हेल्प से सोर्स और डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करवाती है। लेकिन जो सोर्स और डेस्टिनेशन है ना, इनके बीच में तो आपके बहुत सारा नेटवर्क है। इनके बीच क्या है? बहुत सारा छोटे छोटे नेटवर्क है। तो वो जो बीच का नेटवर्क है ना, उस बीच के नेटवर्क के अंदर जो नोड होते हैं, उन नोड से नोड तक डिलीवरी, जैसे सिंपल सी बात है ना, ये राउटर फर्स्ट है, राउटर फर्स्ट से राउटर थर्ड के बीच की जो डिलीवरी करेगा ना, वो कौन करेगा? डेटा लिंक लेयर। नोड से नोड के बीच, एक नोड से दूसरे नोड तक डिलीवरी, फिर इस नोड से इस नोड तक डिलीवरी, इस नोड से इस नोड तक डिलीवरी, कौन करेगा? डेटा लिंक लेयर। फिर इस नोड से इस नोड तक डिलीवरी, कौन करेगा? डेटा लिंक। और लास्ट में डेटा कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे। ठीक। तो जो आपका डेटा लिंक लेयर होती है वो करती है होप टू होप डिलीवरी, है ना, होप टू होप, जैसे इस होप से इस होप तक, इस होप से इस होप तक, इस होप से इस होप तक। ठीक। तो इसलिए कहते हैं कि भी डेटा लिंक लेयर होती है ना, वो आपके लैन नेटवर्क में, लैन नेटवर्क में नोड टू नोड या होप टू होप डिलीवरी करने के लिए काम में आती है। क्यों? क्योंकि जो इतना बड़ा जो नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क तो छोटे छोटे नेटवर्क का क्या होता है? हिस्सा होता है। तो हम जितने बड़े नेटवर्क की बात करते हैं ना, वो इतना बड़ा नेटवर्क अकेला नेटवर्क नहीं है, वो तो छोटे छोटे नेटवर्क से मिलकर बना हुआ है। और छोटे छोटे नेटवर्क्स के अंदर जो डेटा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नोड, एक नोड से दूसरे नोड तक, एक एक होप से दूसरे होप तक पहुंचाने के लिए जो लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है डेटा लिंक लेयर। तो अब आपको तीनों लेयर्स के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। अब आपका जो नेटवर्क है ना, पूरी दुनिया का जो नेटवर्क है, उस पूरी दुनिया का नेटवर्क हम कह रहे हैं कि भाई वो तो छोटे छोटे नेटवर्क मिलकर बना है। अब उस छोटे छोटे नेटवर्क के अंदर जो डेटा के लिए सबसे पहले जो एक होप से दूसरे होप तक डेटा पहुंचा रहा है, वो कौन पहुंचा रहा है? डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या हो जाएगा? होप टू होप डिलीवरी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है कौन सी? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर काम हो जाएगा सोर्स से डेस्टिनेशन या होस्ट से होस्ट डिलीवरी। और फिजिकल लेयर, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर काम क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर काम हो जाएगा प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी या एंड टू एंड डिलीवरी। क्योंकि रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम तक डेटा कौन पहुंचाता है? रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम तक डेटा कौन पहुंचाता है? आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। एक बार इस डायग्राम जरूर नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा डायग्राम, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि बेसिकली होप टू होप डिलीवरी का मतलब क्या होता है। उसके बाद होप टू होप, होस्ट टू होस्ट, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि एग्जाम में इस पे के ऊपर एक बार क्वेश्चन बन गया था, तो कंफ्यूजन की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए आपके ना। जैसे डायग्राम बनाने के लिए भाई एक एक कंप्यूटर बना लेना, उसके साइड में एक प्रोसेस दिखा देना। ठीक है। फिर एक लाइन खींच के प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए दिखा देना। ठीक है। एक लाइन खींच के कंप्यूटर, इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर डिलीवरी दिखा देना। फिर बीच के दो चार नोड दिखा देना, इन नोड्स के बीच की डिलीवरी। बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए चलना है। ठीक, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। कंप्यूटर साइंस की दुनिया की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि यहाँ पे आप समझते हो चलो, है ना, आप ऐसे रटो मत। जैसे इससे पहले जैसे पॉइंट, जितने पॉइंट्स मैंने आप पढ़ाए हो सबको मैंने आपको समझाया है, रटवाया नहीं है। आप ऐसे रटो मत कि होप टू होप का मतलब क्या होता है, ऐसे मत रटो। होप टू होप का मतलब होता है कि सिंपल सी बात है, जो आपका बहुत बहुत बड़ा नेटवर्क है ना, वो एक नेटवर्क नहीं है, वो छोटे छोटे नेटवर्क बन के बना है। उस छोटे छोटे नेटवर्क्स के अंदर जो हमारे जो डिवाइस लगे होते हैं, उनमें एक से दूसरे तक डेटा पहुंचाने के लिए हमारी कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है? डेटा लिंक लेयर। फिर हमारा जो सेंडर होता है, रिसीवर होता है, उनके बीच में डेटा पहुंचाने के लिए आपकी कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है? नेटवर्क लेयर। फिर आपके जो पर्टिकुलर कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर में तो बहुत सारी रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उन बहुत सारे रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम तक डेटा कौन पहुंचाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर।
ठीक है, देखो मैं होप किसको कह रहा हूँ, मैं जितने भी इंटरमीडिएट जो बीच में डिवाइस है ना, इनको मैं होप कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो इंटरमीडिएट डिवाइस है, इन इंटरमीडिएट डिवाइस में एक डिवाइस है, देखो ये होप है ना, ये होप ये क्या है, होप है, ये क्या है ना, इसको आप होप भी कह सकते हो, इसको आप नोड भी कह सकते हो ना, होप कहते हो फिर क्या कह दो, नोड कह दो, होप कह दिया, नोड कह दो। ठीक है, उसके बाद मैं होस्ट किस कह रहा हूँ, होस्ट है ना, ये होस्ट है ना, इसको आप क्या कह सकते हो, इस देखो सेंडर कह दो, सोर्स कह दो, होस्ट कह दो, इस टाइप से। यहाँ पे ये क्या है, ये भी क्या आपका, ये भी क्या आपका होस्ट है। ठीक है, तो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर कौन सी होती है, नेटवर्क लेयर। ओप टू ओप के लिए कौन सी होती है, डेटा लिंक लेयर। और प्रोसेस टू प्रोसेस के लिए कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीनों लेयर के बारे में आपको अच्छे से पता लग जाना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपकी कौन सी लेयर काम कर रही है, ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये कौन सी है भाई आपकी, नेटवर्क लेयर। और ये कौन सी है, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स पे आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होने चाहिए कि यहाँ पे होप टू होप, नोड टू नोड का मतलब क्या होता है, होस्ट टू होस्ट, सोर्स टू डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस, एंड टू एंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, होप मतलब ये बीच में इंटरमीडिएट जो नोड होते हैं उनको मैं होप कह रहा हूँ। नोड, हाँ नोड या होप, नोट या होप। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान के चलो आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा लेके जाना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जैसे आपके सामने कंप्यूटर है, ठीक है, और आपके सामने जो कंप्यूटर है ये किससे कनेक्ट है, ये इंटरनेट से कनेक्ट है। तो भाई इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने किसी न किसी आईएसपी से क्या कर रखा है, आईएसपी में इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल करवा रखी है। तो जिस आईएसपी से इंटरनेट की सर्विस मुझे मिली हुई है, उस इंटरनेट की सर्विस को लेते समय आईएसपी ने मुझे क्या दिया, मुझे एक आईपी एड्रेस दिया है। क्या दिया मुझे, एक आईपी एड्रेस। उस आईपी एड्रेस की हेल्प से मेरे पास में जो डिवाइस है, इस डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ठीक है, इस डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जनरली क्या करते हो आप, जब घरों में अपना कभी भी जब घरों में जब आप कोई भी आप फाइबर कनेक्शन लगवाते हो, तो घरों में जब फाइबर कनेक्शन लगवाते समय आपके घरों में जब आपको राउटर लगाया जाता है, भाई जनरली क्या होता है, जब आप फाइबर कनेक्शन लेते हो तो फाइबर कनेक्शन के टाइम पे आपके घर में आप आईएसपी द्वारा एक राउटर को इंस्टॉल किया जाता है। वो जो पर्टिकुलर राउटर है ना, उसको एक आईपी एड्रेस मिला हुआ होता है। ठीक है, उसको एक आईपी एड्रेस मिला होता है, कैसा, पब्लिक आईपी एड्रेस। और बाद में फिर आपके राउटर्स की हेल्प से आपके बहुत सारे डिवाइस को आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। तो वो जो आपका राउटर की हेल्प से बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करते हो, वो जो आपका नेटवर्क बनता है वो लैन नेटवर्क बनता है, एक लोकल नेटवर्क बनता है। उसमें सभी डिवाइस को प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलते हैं। ये भी इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आगे चल के डिस्क्राइब करूंगा, पूरा कंप्लीट इसको कॉन्सेप्ट बारे में बताऊंगा। लेकिन हाँ, वो जो राउटर है उसको एक पब्लिक एड्रेस मिला होता है। ठीक है, अब वो जो राउटर है, उस राउटर को जो एड्रेस मिला हुआ है, तो मान के चलो कि हमारे पास में सिंपल सी बात है, इस पर्टिकुलर जो कंप्यूटर है इसको आप क्या मान लो, होस्ट मान के चलो। इस होस्ट को एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है आईएसपी के द्वारा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक टैब नहीं, मैं यहाँ पे बहुत सारे टैब ओपन कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक टैब नहीं, मैं बहुत सारे टैब ओपन कर रहा हूँ। अब जो बहुत सारे आप टैब ओपन कर रहे हो, ठीक है, अब मान चलो अगर बहुत सारे टैब की बात करें, तो जैसे मान चलो हमने एक एक टैब पे हमने ये ओपन कर लिया। ठीक है, एक टैब पे जैसे मान चलो मैं कोई भी प्रोग्राम ओपन कर लिया। ठीक है, एक दूसरे टैब पे हमने क्या किया, दूसरे टैब पे जैसे मान चलो एक टैब पे हमने ओपन कर लिया, दूसरे टैब पे मान चलो हमने इस पर्टिकुलर नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, इस टैब पे हमने ये ओपन कर लिया। ठीक, अब देखो ये जो पहला टैब है, इस पहले टैब पे एक अलग प्रोग्राम चल रहा है, दूसरे टैब पे एक अलग प्रोग्राम चल रहा है। तो फिर ये जो टैब है, इन टैब को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इस टैब को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये जो टैब है इस टैब को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, प्रोसेस की सहायता से। ये टैब हमारा क्या है, प्रोसेस है। और प्रोसेस को आइडेंटिफाई किससे करते हैं हम, पोर्ट एड्रेस या पोर्ट नंबर से। ठीक, तो आपके आपने जो वेब ब्राउजर ओपन करके आपने जो मल्टीपल आपने जो टैब ओपन किया ना, इन सभी टैब्स को क्या मिला हुआ है, एक पोर्ट एड्रेस मिला हुआ है। और पोर्ट एड्रेस जो होता है वो कौन मैनेज करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसलिए हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर आपका प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करवाता है। कैसे करवाता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है। ठीक है, तो इस रनिंग एप्लीकेशंस प्रोग्राम तक डेटा पहुंचाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। उसके बाद में जो पर्टिकुलर जो होस्ट है, इस होस्ट तक डेटा पहुंचाने के लिए कौन सी लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है, नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर होती है, नेटवर्क लेयर।
और जो आपके नेटवर्क बना होता है उस नेटवर्क में आपके छोटे छोटे जो आपके नेटवर्क्स के अंदर जो होप लगे होते हैं, नोड लगे होते हैं, उन तक डेटा ले जाने के लिए आपकी कौन सी लेयर होती है? डेटा लेयर। ठीक, इसमें आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना, ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ठीक, अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बात करें तो देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझो कि हमारे पास जो ओएसए मॉडल्स हैं, ओएसए मॉडल्स के अंदर हमारे पास जो लेयर्स होती है, ये लेयर्स बेसिकली क्या होती है? ये लेयर्स आपके प्रोटोकॉल्स के बेस्ड पे ऑपरेट होती है। ठीक, इन लेयर्स के अंदर क्या होते हैं? हर एक लेयर्स के अंदर अपने रूल्स डिफाइन होते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम? डेटा की यहाँ पे एक स्थान दूसरे पर लेकर जाते हैं, डेटा को हम पूरा करते हैं, काम में लेते हैं इन रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक, जैसे मान के चलो हमने इस पर्टिकुलर डायग्राम्स के माध्यम से यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है भाई। सबसे पहले हम बात करें जैसे आपकी फिजिकल लेयर होगी, कौन सी लेयर होगी? फिजिकल लेयर होगी। फिजिकल लेयर्स के अंदर जो हमारी जो प्रोटोकॉल्स और हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम बात करेंगे इसकी इथरनेट की बात करेंगे, हम यूएसबी की बात करेंगे, ब्लूटूथ की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि फिजिकल लेयर काम क्या होता है? फिजिकल लेयर काम होता है डेटा बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करके क्या करना? ट्रांसमिट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं डेटा बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करके, सिग्नल में कन्वर्ट करना, डेटा बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करना और ट्रांसमिशन मीडियम की हेल्प से उसको एक स्थान दूसरे पर लेकर जाना। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? फिजिकल लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जैसे नेक्स्ट आता है डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर की बात करें तो डेटा लिंक लेयर के अंदर हमारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उन प्रोटोकॉल्स ग्रुप में बात करते हैं। हमारे पास इथरनेट के प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे IEEE नोट 2.3 हो गया, वाईफाई प्रोटोकॉल्स होते हैं। फिर जैसे PPP होता है, ठीक है, बताएंगे आपको PPP क्या होता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, बताएंगे आपको। फिर जैसे नेटवर्क लेयर हो गया, नेटवर्क लेयर के अंदर बेसिकली हमारा IP एड्रेस होता है, IP प्रोटोकॉल्स होता है जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। फिर जैसे ICMP हो गया, हमारा IGMP हो गया, ये नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स है। फिर जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल तो TCP होता है, एक कौन सा होता है? UDP होता है, एक SCTP इसके अंदर आउट भी आता है। फिर जैसे सेशन लेयर की बात करें तो सेशन लेयर के अंदर जैसे नेट बायोस हो गया आपका, PPTP हो गया आपका। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर SSL हो गया, TLS हो गया, JPG हो गया, GIF हो गया। फिर अगर एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो सेम वही कहानी, एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोटोकॉल HTTP, FTP, SMTP, DNS। ठीक है, ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स है। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली प्रोटोकॉल्स हमारी हेल्प कैसे करते हैं उसको समझो। देखो, जब भी हम डेटा को सेंड करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास में जो सेंडर है, सबसे पहले हमारे पास जो सेंडर होता है, इसका मतलब हमारा जो कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के पास ओरिजिनल डेटा होता है। या मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो कंप्यूटर उसके पास क्या है? ओरिजिनल डेटा है। क्या? ओरिजिनल डेटा है। ठीक, ओरिजिनल डेटा को सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर को दिया जाता है। एप्लीकेशन लेयर को जब ओरिजिनल डेटा दिया जाता है तो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? उस ओरिजिनल डेटा के ऊपर उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करती है जो एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है। जैसे अगर मान के चलो आपने क्या किया, आपने कोई भी एक मेल ट्रांसफर किया, तो मेल ट्रांसफर करने के लिए हमारा एक प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो वो प्रोटोकॉल किसका है? एप्लीकेशन लेयर का। तो एप्लीकेशन लेयर उस प्रोटोकॉल क्या करेगी? डेटा के साथ क्या करेगी? अटैच कर देगी। मतलब एप्लीकेशन लेयर जब ये डिसाइड करेगी इस मेल को भेजना कैसे, इस मेल को भेजना कैसे। ठीक, अच्छा, इसी टाइप से मान चलो आपको वेब ब्राउजिंग करनी है, तो वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? HTTPS। तो HTTP फिर HTTPS की बात करें तो HTTPS कौन सी लेयर का होता है? एप्लीकेशन लेयर का। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि डेटा के साथ एप्लीकेशन लेयर का जो हेडर है वो अटैच कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जो डेटा था उस डेटा के साथ एप्लीकेशन लेयर का हेडर अटैच कर दिया गया। ठीक, अच्छा, उसके बाद डेटा किसको दे दिया गया? प्रेजेंटेशन लेयर को। अब देखो, जैसे हम कह रहे हैं भाई हमारा डेटा था, अब डेटा किसके पास आ गया? प्रेजेंटेशन लेयर के पास। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी? अपना प्रेजेंटेशन लेयर का हेडर क्या करेगी? अटैच कर देगी। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान चलो हमारा जो डेटा है उसे हमें क्या करना है? उसे हमें किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ट्रांसफर करना है। मतलब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास में क्या होते हैं? हमारे पास में ऑलरेडी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की एल्गोरिथम होती है, और वो जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम है उस एल्गोरिथम को हमने प्रेजेंटेशन लेयर में क्या कर रखा है? इंप्लीमेंट कर रखा है। अब भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, आपको चीज बहुत अच्छे से पता है कि अपर जो लेयर होती है सॉफ्टवेयर लेयर होती है, और भी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए जो आपका जो सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है वो सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली एप्लीकेशंस के अंदर ही इनबिल्ट है। किसके अंदर इनबिल्ट है? एप्लीकेशन। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे जब आप कोई भी मैसेज ट्रांसमिट करते हो ना तो आपका मैसेज व्हाट्सएप से निकलने से पहले किसी दूसरे कोड वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है आपने एक एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर रखा है एप्लीकेशन के अंदर ही। ठीक है, अच्छा, उसका हेडर अटैच हो जाएगा। फिर किसके पास जाएगी? सेशन लेयर के पास। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर का हेडर आपका पहले ऑलरेडी अटैच होके आया है, और उसके बाद में किसका हेडर अटैच हो जाएगा? सेशन लेयर का हेडर अटैच हो जाएगा। फिर
उसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, तो देखो प्रेजेंटेशन लेयर का हेडर ऑलरेडी अटैच है इसके पास में, सेशन लेयर का हेडर ऑलरेडी अटैच है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना अपना हेडर अटैच कर देगी। इसका मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर जो भी सर्विस देना चाहती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना हेडर लगा देगी। फिर अगली लेयर के पास जाएंगे, तो अगली लेयर के पास जाएंगे तो पहले यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर का हेडर ऑलरेडी है, सेशन लेयर का हेडर ऑलरेडी है, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर ऑलरेडी है। अब क्या होगा, अब नेटवर्क लेयर का हेडर क्या कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद डेटा लिंक लेयर के पास जाएंगे, तो देखो प्रेजेंटेशन लेयर का हेडर है, सेशन लेयर का हेडर है, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर है, नेटवर्क लेयर का हेडर है। अब किसका हेडर अटैच हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर का हेडर अटैच हो जाएगा। ठीक है, डेटा लिंक लेयर का हेडर अटैच हो जाएगा। उसके बाद में जब फिजिकल लेयर के पास आएगी तो वही सारे के सारे लेयर्स के हेडर है। अब क्या हो जाएगा, अब लास्ट में फिजिकल लेयर का हेडर अटैच हो जाएगा और इस डेटा किसके किसके माध्यम से, ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से एक स्थान दूसरे पर भेज जाएगा। अब ध्यान, यहाँ पे जब हमने डेटा को सेंड किया है तो हमने सारे हेडर क्या किया, अटैच किया है, सारे हेडर क्या किया, अटैच किया। जब डेटा रिसीव होगा अब हेडर क्या होंगे, रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। हेडर क्या होंगे, रिमूव। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन लेयर का हेडर रिमूव होगा, फिर डेटा लिंक लेयर का, फिर नेटवर्क लेयर का, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का, फिर सेशन लेयर का, फिर प्रेजेंटेशन का, फिर एप्लीकेशन का। ठीक है, इस टाइप से हेडर क्या करेंगे, रिमूव। और इस टाइप से हेडर रिमूव होके और रिसीवर के पास क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। ठीक, इसलिए इस पर्टिकुलर मॉडल को इस मॉडल को प्रोटोकॉल स्टैक आर्किटेक्चर मॉडल भी कहा जाता है। प्रोटोकॉल स्टैक क्यों, क्योंकि जो लास्ट हेडर जो अटैच हुआ है वो सबसे पहला हेडर बन जाता है किसके लिए, फिजिकल लेयर के लिए, क्या होने के लिए, हटने के लिए, मूव होने के लिए। ठीक है, जो लास्ट हेडर जो आपने सेंटर साइड पर अटैच किया है उस हेडर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, किसमें, रिसीवर साइड पे। ठीक है, तो इस टाइप से आपके हेडर क्या होते हैं, अटैच होते चल जाते हैं और बाद में आपके हेडर क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को फटाक से नोट डाउन कर लीजिए, बस ये सारे के सारे ये लेयर लेके और इस टाइप से हेडर बना के इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लीजिए एक बार। यहाँ पे देखो बेसिकली हमारे पास में जो पर्टिकुलर जो हमारे पास जो मॉडल है, इस मॉडल्स के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हर एक लेयर्स के अंदर हम उसकी फंक्शनलिटी की बात करते हैं। ठीक है, और हर एक लेयर पे फंक्शनलिटी की बात करने के लिए हम किसकी बात करते हैं,
प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो हर एक लेयर्स के अंदर उसके क्या है, प्रोटोकॉल्स इनबिल्ट हैं, और उन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस लेयर्स की सर्विस को हम अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो एप्लीकेशन से रिलेटेड जो जितने प्रोटोकॉल्स हैं वो एप्लीकेशन लेयर्स पे इंप्लीमेंट होते हैं। फिर प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें, प्रेजेंटेशन लेयर से रिलेटेड जितने प्रोटोकॉल प्रेजेंटेशन लेयर पे इंप्लीमेंट होते हैं। फिर सेशन के, फिर ट्रांसपोर्ट के, फिर नेटवर्क के, फिर डेटा लिंक के, फिर फिजिकल के। इस टाइप से हमारे पास में सारे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं यहाँ पे, हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल होते हैं अलग अलग लेयर्स के अंदर। और अलग अलग लेयर्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, अलग अलग फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कल की क्लास में मैंने फिजिकल दुनिया की बात की थी, तो फिजिकल दुनिया में जब भी आप कोई चिट्ठी पत्री भेजते हो तो सबसे पहले चिट्ठी पत्री को क्या करते हो, एनवलप के अंदर रखते हो, एनवलप को सील करते हो, उसमें सेंड रिसीवर का एड्रेस लिखते हो। उसके बाद उसको डाकघर को आप डाकघर के अंदर डाकिए को देते हो। ठीक है, फिर वो डाकिया क्या करते हैं, बंडल बनाते हैं, एक दूसरे देश एक दूसरे सिटी के अंदर भेजते हैं उन बंडलों को, मतलब बंडल की पैकिंग करना, अनपैकिंग करना। तो ये जो सारे काम फिजिकल दुनिया में हो रहे हैं, इसी टाइप से सारे काम किस में होते हैं, लॉजिकल दुनिया में होते हैं। इसी टाइप से सारे काम क्या होते हैं, लॉजिकल दुनिया में होते हैं। लॉजिकल दुनिया के अंदर सारे काम होते हैं, ये आपके अलग अलग लेयर्स के अंदर डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो वही सारे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे किसके अंदर, इन पर्टिकुलर लेयर्स के अंदर। इन पर्टिकुलर लेयर्स के अंदर उन्हीं कॉन्सेप्ट क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। ठीक, देखो इसी इसी कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली बात करें तो हमारे पास में ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है, ये पर्टिकुलर डायग्राम आपके उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे बना हुआ डायग्राम है। इसको आपको नोट डाउन नहीं करना, जस्ट समझना है। जैसे सिंपल सी बात है, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो डिवाइस ए है, वो डिवाइस ए जब डेटा देती है तो किसको देती है, एप्लीकेशन लेयर को। एप्लीकेशन लेयर डेटा किस पर जाता है, किस पर जाता है, देखो एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर पे, फिर किस पास, सेशन पे, फिर ट्रांसपोर्ट पे, फिर नेटवर्क पे, फिर डेटा लिंक पे, फिर किस पे, किस पास, फिजिकल लेयर पे। मतलब फिजिकल लेयर के पास डेटा जाने के बाद में डेटा क्या किया जाता है, डेटा को ट्रांसमिशन मीडियम की हेल्प से एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। अब जब डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो उस टाइम पे इंटरमीडिएट नोड होते हैं। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, नोड होते हैं। अब जैसे मान चलो इंटरमीडिएट नोड के रूप में हमारे पास मान चलो एक राउटर है, हमारे पास क्या है, एक राउटर है। अब राउटर जो होता है वो लेयर कौन सी डिवाइस डिवाइस कौन सी लेयर का डिवाइस होता है राउटर भाई, कौन सी लेयर का होता है, नेटवर्क लेयर का। तो राउटर क्या करेगा, राउटर आपके डेटा पैकेट को, राउटर आपके डेटा पैकेट को कहां तक ओपन करेगा, इस पर्टिकुलर डेटा पैकेट कहां तक ओपन करेगा, नेटवर्क लेयर तक ओपन करेगा। तो राउटर डेटा पैकेट को नेटवर्क लेयर तक क्या करेगा, ओपन करेगा। उसके बाद में नेटवर्क लेयर्स की हेल्प से राउटर क्या करेगा, अब चेक करेगा कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, और उस आईपी एड्रेस के बेस पे जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है उसके बेस पे क्या करेगा, नेक्स्ट राउटर के पास क्या करेगा, भेज देगा। नेक्स्ट राउटर के पास क्या करेगा, भेज देगा। अब जब नेक्स्ट राउटर के पास डेटा पहुंचा, जब नेक्स्ट राउटर पर डेटा पहुंचा, तो नेक्स्ट राउटर पर डेटा पहुंचने के बाद में नेक्स्ट राउटर ने क्या किया, सेम काम किया। नेक्स्ट राउटर ने क्या किया, सेम काम किया, और डेटा पैकेट क्या किया, ओपन किया। डेटा पैकेट क्या किया, ओपन किया, कहां तक, नेटवर्क लेयर तक। क्यों, क्योंकि राउटर जो होता है वो लेयर 3 डिवाइस है, इसलिए 3 लेयर तक का डेटा क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। और इस टाइप से आपके इंटरमीडिएट नोड क्या करते हैं, आपके डेटा पैकेट को एक राउटर से दूसरे राउटर के पास पहुंचाते हैं, और फाइनली आपका डेटा पैकेट कहां पहुंच जाता है, फाइनली आपका डेटा पैकेट कहां पहुंच जाता है, रिसीवर के पास। और रिसीवर के पास जब डेटा पैकेट पहुंचता है तो कौन सी लेयर के पास पहुंचता है, फिजिकल। फिजिकल लेयर से डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन और डिवाइस भी को डेटा मिल जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक बार रीट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। रीट का एग्जाम था, तो रीट REET है ना, पात्रता एग्जाम होता है, रीट है ना, पात्रता एग्जाम होता है, फिर रीट मेंस होता है। ठीक, तो रीट मेंस में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जब नोड ए या डिवाइस ए से डिवाइस बी के बीच डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है तो डिवाइस बी के पास 5th लेयर के रूप में कौन सी लेयर डेटा को रीड करने के लिए काम में आएगी। डिवाइस बी के पास जब डिवाइस ए से डिवाइस बी के बीच डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है तो डिवाइस ए सेंडर है, डिवाइस बी रिसीवर है, तो डिवाइस बी में 5th लेयर के रूप में कौन सी लेयर डेटा रीड करने का काम करेगी, कौन सी, कौन सी, सेशन लेयर है ना। डिवाइस बी के पास में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सेशन लेयर आपका क्या काम करेगी, डेटा रीड करने काम करेगी। डिवाइस बी के पास 5th लेयर के रूप में कौन सी लेयर है, सेशन लेयर है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके रीट के एग्जाम तक में पूछ लिए गए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक, अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे पास जितने भी जो लेयर है ना, इन सभी लेयर्स की हम एक बार ब्रीफ फंक्शनलिटी, जो मैंने इससे पहले जो फर्स्ट स्लाइड थी उस फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको ब्रीफ फंक्शनल दिखाई थी, अब वापस से एक बार क्या करेंगे, हम ब्रीफ फंक्शनलिटी को देखेंगे, क्योंकि जो ब्रीफ फंक्शनलिटी है उसको लिखने के बाद में हमें इसे डिटेल से पढ़ना है। ठीक, तो एक बार हम ब्रीफ फंक्शनलिटी को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, फिर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक,
और सबसे पहले ब्रीफ फंक्शनल ग्रुप में हम फर्स्ट लेयर से स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट लेयर हमारी कौन सी लेयर है? फिजिकल लेयर। तो सबसे पहले अगर फिजिकल लेयर की बात करें तो देखो, फिजिकल लेयर्स की बात करें तो हम फिजिकल लेयर को लेयर 1 भी कहते हैं। फिजिकल लेयर क्या कहते हैं? लेयर 1 कहते हैं। अब जो फिजिकल लेयर होते हैं उसका मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन होता है ट्रांसमिशन ऑफ रो बिट्स। ट्रांसमिशन ऑफ रो बिट्स, इसका मतलब जो रो बिट्स हैं 0 1 की फॉर्मेट जो आपके बिट्स हैं उसको किस में भेजना? ओवर द फिजिकल मीडियम। इसका मतलब जो आपके पास में जो फिजिकल मीडियम, जो फिजिकल माध्यम है, उन फिजिकल माध्यम के अंदर डेटा को भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाती है? फिजिकल लेयर। ठीक। अच्छा, इसके अलावा अब फिजिकल लेयर्स की बात करें तो देखो, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको जो पॉइंट है वो यहाँ पे मेंशन किए गए, तो आप दोनों के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग से अपनी सहूलियत के हिसाब से आप नोट डाउन कर लेना, बट मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, डील डील विद हार्डवेयर कंपोनेंट्स लाइक केबल्स, कनेक्टर्स एंड सिग्नल्स। ये आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स में, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ग्रुप में आपकी केबल्स होगी, आपके कनेक्टर्स हो गए, आपके सिग्नल्स हो गए, उनके लिए क्या करती है? ये लेयर्स डील करती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डिफाइन डिफाइन वोल्टेज लेवल, टाइमिंग एंड फिजिकल डेटा रेट। वोल्टेज लेवल हो गया, टाइमिंग हो गया, फिजिकल डेटा रेट हो गया, इनको डिफाइन करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फिजिकल लेयर को होती है। क्यों? क्योंकि फिजिकल लेयर ही आपके डेटा बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करके लेके जाती है। और जब मैंने बात की थी ना, सिग्नल जब कन्वर्ट कर लेके जाते हैं तो वहां पे हम सिग्नल्स के रूप में किसकी बात करते हैं? हम वोल्टेज लेवल की बात करते हैं। तो वोल्टेज लेवल को डिफाइन करना, उस वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग टाइमिंग डिफाइन करना और फिजिकल डेटा रेट डिफाइन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? फिजिकल लेयर। अच्छा, उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर बिट सिंक्रोनाइजेशन, बिट सिंक्रोनाइजेशन, मॉड्यूलेशंस एंड लाइन कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक। देन इसके अलावा इसके अंदर सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट आप किस में इंप्लीमेंट होते हैं? ये सारे कॉन्सेप्ट आपके फिजिकल लेयर में इंप्लीमेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे नो एरर कंट्रोल और एड्रेसिंग, आपके किसी टाइप से कोई एरर कंट्रोल और एड्रेसिंग का काम यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेयर के द्वारा नहीं किया जाता। इस लेयर के द्वारा किसी टाइप से कोई भी एड्रेसिंग का या कोई भी एरर कंट्रोल काम नहीं किया जाता। इसका मेन काम क्या होता है? यह लेयर एक्चुअल फिजिकल मीडियम से संबंधित होती है, केबल, कनेक्टर, पिंस, वोल्टेज, डेटा रेट आदि को डिफाइन करती है, साथ में बिट ट्रांसमिशन और सिंक्रोनाइजेशन का कार्य करती है, एरर डिटेक्शन एड्रेसिंग नहीं करती। एरर डिटेक्शन एड्रेसिंग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करो तो हब, रिपीटर, इथरनेट केबल होगी, मॉडेम हो गए, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल लेयर पे ऑपरेट होने वाले डिवाइस हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिकल लेयर से। अब आपको हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में लिख लीजिए, फटाक से इन पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। इन पॉइंटों को आपको नोट डाउन करना है। आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी में लिख लो, इंग्लिश से लिखना चाहते हो इंग्लिश में लिख लो। भाई हमें पता है कि हमारे पास जितनी भी जो लेयर्स होती है, हर एक लेयर्स की अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हर एक लेयर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको हम एक बार ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। तो आपको ये ब्रीफ पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी उनको डेप्थ तक भी पढ़ेंगे। है ना, यहाँ पे केबल, कनेक्टर, पिन, वोल्टेज, डेटा रेट, ये सभी आपके फिजिकल लेयर पे डिफाइन किए जाते हैं। फिजिकल लेयर के अंदर बिट सिंक्रोनाइजेशन, बिट रेट, बिट ट्रांसमिशन, बिट सिंक्रोनाइजेशन, ये सभी कार्य फिजिकल लेयर्स के होते हैं। साथ में हमारे पास एरर डिटेक्शंस, करेक्शंस, एड्रेसिंग, ये कार्य फिजिकल लेयर के नहीं होते, ये फिजिकल लेयर नहीं करती। हब, रिपीटर्स, इथरनेट केबल्स, मॉडम्स, ये सब फिजिकल लेयर पे ऑपरेट होने वाले डिवाइस होते हैं। जैसे आपका मॉडम होता है, तो मॉडम बेसिकली किसकी हेल्प, मॉडम बेसिकली आपकी किस रूप में हेल्प करता है? मॉडम क्या करता है? मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन, मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मॉडम की होती है। ठीक है। तो मॉडम्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? हम हमारे डिजिटल डेटा को हम टेलीफोन केबल्स के अंदर से ट्रांसमिट करवाते हैं। ठीक है। टेलीफोन केबल्स में जो हमारा एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट होता है, उसको ट्रांसमिट को करवाने के लिए हम मॉडम को काम में लेते हैं। आप एक ही लैंग्वेज में लिखना, आप या तो हिंदी में लिखना इंग्लिश में लिखना, दोनों में मत लिखना, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा।
आप एक ही लैंग्वेज लिखना, या तो हिंदी में पॉइंट लिख लेना या इंग्लिश में लिख लेना। नोट डाउन हो गए सारे पॉइंट्स? देखो हमारे पास सबसे पहले फिजिकल लेयर है। सेकंड लेयर की बात करें, सेकंड लेयर आती है डेटा लिंक लेयर। सेकंड लेयर कौन सी आती है? डेटा लिंक लेयर। अगर हम डेटा लिंक लेयर की बात करें, डेटा लिंक लेयर के अंदर जो मेन फंक्शनल होती है, मेन फंक्शनल होती है, ये क्या करती है? डेटा लिंक लेयर हमें प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? एक तो प्रोवाइड करते हैं रिलेबल कम्युनिकेशन, रिलेबल कम्युनिकेशन बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स। टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स कहूं या फिर हम क्या कहूं? ओप्स। हमें रिलेबल कनेक्शन अवेलेबल करवाती है, रिलेबल कनेक्शन प्रोवाइड करवाती है दो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स के बीच में या हॉप्स के बीच में। ठीक। अच्छा, उसके बाद में इसके इसके अगर की पॉइंट्स की बात करें तो ये क्या करती है? ये आपके बिट्स को किस में कन्वर्ट करती है? फ्रेम में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेमिंग का प्रोसेस चलता है। उसके अलावा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है किसके लिए? एरर डिटेक्शन के लिए, एरर करेक्शन के लिए। ठीक है, और फ्लो कंट्रोल के लिए। धरना इसकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? डेटा लिंक लेयर की। एरर डिटेक्शन करना, एरर करेक्शन करना, फ्लो कंट्रोल करना, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? डेटा लिंक लेयर की। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और साथ में क्या? लॉजिक लिंक कंट्रोल। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम डेटा लिंक लेयर को दो सब लेयर में डिवाइड कर पढ़ते हैं। एक तो कौन सब लेयर होती है? एक तो मैक सब लेयर होती है, और एक कौन सी? लॉजिक लिंक कंट्रोल सब लेयर होती है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस प्रोवाइड करती है। और मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस एक 48 बिट का एड्रेस होता है। 48 बिट्स का एड्रेस होता है। जो एड्रेस बेसिकली किसका होता है? जो बेसिकली एड्रेस होता है एनआईसी कार्ड का, है ना? एनआईसी कार्ड का एड्रेस होता है। 48 बिट का एक एड्रेस होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा क्या करती है? एंश्योर एरर फ्री ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेयर। ये क्या करती है? ये एरर फ्री डेटा प्रोवाइड करती है किसको? नेक्स्ट लेयर को। एरर फ्री डेटा प्रोवाइड करते हैं किसको? नेक्स्ट लेयर को। तो ये फंक्शनलिटी आपको ध्यान रखना है किसके रूप में? डेटा लिंक लेयर के रूप में। फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। अगर हिंदी की बात करें तो यह लेयर फ्रेम के रूप में डेटा को भेजती है, फ्रेम के रूप में डेटा को भेजती है। एरर डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल, एक्नोलॉजमेंट्स, ये सभी संभालती है। मैक एड्रेस के माध्यम से फिजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करती है। दो नोड्स के बीच रिलेबल लिंक बनाती है, और इसके ऊपर जो आपके डिवाइस होते हैं वो स्विच, ब्रिज, इथरनेट, पीपीपी मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स, ये सभी आपके डेटा लिंक लेयर पे काम आने वाले डिवाइस और आपके प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, तो फटाक से नोट डाउन कर लीजिए डेटा लिंक लेयर के बारे में। डेटा लिंक लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिलेबल कम्युनिकेशन बिटवीन बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स या होप, है ना? रिलेबल कम्युनिकेशन आपका ट्रांसपोर्ट लेयर देती है ना? तो कंफ्यूज मत होना। डेटा लिंक लेयर रिलेबल कम्युनिकेशन किसके बीच करवाती है? टू डायरेक्टली कनेक्टेड होप्स के बीच। ठीक है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे होप्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, हमारे जो नोड्स होते हैं उनके बीच करवाती है। ठीक है, ये बिट्स को किस में कन्वर्ट करती है? फ्रेम में कन्वर्ट करती है। जैसे जो बिट्स फिजिकल लेयर से जो बिट्स जो प्राप्त होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देगी? फ्रेम में कन्वर्ट करेगी। रिसीवर साइड पे जैसे फिजिकल लेयर के पास में जो बिट्स मिले ना, उस बिट्स को किस में कन्वर्ट कर देगी? फ्रेम में कन्वर्ट कर देगी। उसके साथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है किसके लिए? एरर डिटेक्शन के लिए, करेक्शन के लिए, और फ्लो कंट्रोल के लिए। तो एरर डिटेक्शन की टेक्निक, करेक्शन की टेक्निक, ये सभी हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे अगर बात करें एरर डिटेक्शन टेक्निक की बात करें तो हम एरर डिटेक्शन की टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, एरर करेक्शन की टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, फ्लो कंट्रोल टेक्निक के बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये फिजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करती है, इसके रूप में फिजिकल एड्रेस के रूप में मैक एड्रेस प्रोवाइड करती है, जो एक 48 बिट का एड्रेस होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये आपका किसका एड्रेस होता है? ये आपका एनआईसी कार्ड का एड्रेस होता है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का क्या होता है? एक एड्रेस होता है। ठीक है, उसके अलावा इसकी बात करें तो ये बेसिकली क्या करती है? ये एरर फ्री डेटा नेक्स्ट लेयर को प्रोवाइड करती है। ठीक, अब सिंपल सी बात है भाई, एरर का मतलब होता है कि नेटवर्क के अंदर जब डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसमें एरर आ सकती है ना? उसमें एरर आ सकती है, तो एरर जो आई है उस एरर को चेक करना, और कुछ केस में एरर को सही भी कर देती है। तो वो सब टेक्निक्स के बारे में हम किसके बारे में बात करेंगे? फिजिकल सॉरी डेटा लिंक लेयर के बारे में। अगर इसके डिवाइस की बात करें तो स्विच, ब्रिज हो गया। ठीक है, फिर इथरनेट का कॉन्सेप्ट हो गया, इथरनेट का कॉन्सेप्ट और पीपीपी का कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोटोकॉल्स के, ये आपके प्रोटोकॉल्स के इसके डेटा लिंक लेयर के।
हो गया नोट डाउन? हाँ जी। बेसिकली एनआईसी कार्ड का जो एड्रेस होता है मैक एड्रेस होता है, ये मैक एड्रेस की हेल्प से नोड टू नोड डिलीवरी करती है। तो मैक एड्रेस को काम में लेके ये लैन नेटवर्क में नोड से नोड डिलीवरी करवाती है ये एड्रेस। ठीक है, एनआईसी कार्ड का एड्रेस होता है मैक एड्रेस। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट लेयर कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर, जिसको हम लेयर थर्ड के नाम जानते हैं। लेयर थर्ड जो नेटवर्क लेयर होती है, इसकी मेन जो फंक्शनलिटी है, मेन फंक्शन क्या होती है? डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फ्रॉम डेटा, बेस्ट पाथ फॉर डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा भेजने के लिए जो बेस्ट पाथ होता है, उस बेस्ट पाथ को डिटरमाइन करना किसकी किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? नेटवर्क लेयर की। ये क्या होती है? ये नेटवर्क के अंदर मल्टीपल जो नेटवर्क है, मल्टीपल नेटवर्क, भाई हमें पता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में मल्टीपल नेटवर्क होते हैं। उन मल्टीपल नेटवर्क्स में से जो बेस्ट पाथ, उस बेस्ट पाथ से डेटा ले जाने के लिए आपकी कौन सी लेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? आपकी नेटवर्क लेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये नेटवर्क लेयर बेसिकली किस पे काम करती है? ये आपके लॉजिकल एड्रेस, ये आपके लॉजिकल एड्रेस मतलब किस पे? आईपी एड्रेस पे कार्य करती है। लॉजिकल एड्रेस मतलब क्या? आईपी एड्रेस पे क्या करती है? कार्य करती है। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस क्या करती है? कार्य करती है। अच्छा, इसके की पॉइंट की बात करें तो क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग, अभी जस्ट आपके सामने चर्चा हुआ। किसके बारे में, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? लॉजिकल एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस के रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में ये क्या परफॉर्म करती है? ये राउटिंग परफॉर्म करती है। ये क्या करती है? पैकेट फॉरवर्डिंग परफॉर्म करती है एंड फ्रेगमेंटेशन। क्या परफॉर्म करती है? पैकेट फॉरवर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, उसके अलावा क्या करती है? हैंडल कंजक्शंस एंड एरर हैंडलिंग, कंजक्शंस कंट्रोल एरर हैंडलिंग के ऊपर काम करती है। और साथ में अगर इसके प्रोटोकॉल्स की बात करें तो ये RIP, OSPF, BGP, इन सभी प्रोटोकॉल्स पे काम करती है। ठीक, अगर इसके की पॉइंट्स की बात करें तो यह लेयर सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचाने का मार्ग तय करती है। सोर्स से डेस्टिनेशन डेटा कैसे जाएगा उसका मार्ग तय कौन करती है? ये लेयर करती है। आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग, पैकेट फॉरवर्डिंग का कार्य करती है। साथ में कंजक्शन कंट्रोल एंड फ्रेगमेंटेशन संभालती है। इसकी बात करें तो इसके अंदर राउटर हो गया, लेयर 3 स्विच हो गया, आईपी हो गया, ICMP हो गया, ARP हो गया, RARP हो गया, ये सभी आपके डिवाइस और प्रोटोकॉल्स आपके इस लेयर्स के होते हैं। ठीक है, एक बार फटाक से नोट डाउन कर लीजिए, आपकी लेयर 3 नेटवर्क लेयर। ये डायरेक्टली एरर हैंडलिंग नहीं करती, ये कंजक्शन कंट्रोल करती है। एरर हैंडलिंग ये कंजक्शन कंट्रोल करती है। बताएंगे आप कंजक्शन कंट्रोल क्या होता है? कि नेटवर्क्स के अंदर बेसिकली जब नेटवर्क्स के अंदर बहुत सारा डेटा फ्लो बढ़ जाता है नेटवर्क्स में, तो उस टाइम पे ये क्या करती है? ट्रैफिक शेपिंग वगैरह की सहायता से एरर, ये ट्रैफिक शेपिंग की सहायता से क्या करती है? नेटवर्क का पूरा मैनेजमेंट करती है। ठीक है, तो नेटवर्क को सेव कर देती है। जैसे आपने एक एल्गोरिथम का नाम सुना हो, लीकली बकेट, आपने अगर बीटेक के टाइम पे पढ़ा हो, लीकली बकेट एल्गोरिथम आपने पढ़ा हो बीटेक के नाम पे, तो वो इसी की एक एल्गोरिथम होती है। तो सबसे मेन मेन इसकी फंक्शनलिटी होती है कि ये लेयर क्या करती है? ये लेयर बेस्ट पाथ चूज करके सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच या होस्ट से होस्ट के बीच डेटा को ट्रांसफर करवाती है, जिसके अंदर कि आपके नेटवर्क के अंदर मल्टीपल जो आपके नेटवर्क के अंदर जो आपका नेटवर्किंग होती है, मल्टीपल जो आपके नेटवर्क के अंदर जो आपकी अलग अलग टाइप्स की जो इंटरमीडिएट डिवाइस होती है, उन इंटरमीडिएट डिवाइस में बेस्ट पाथ चूज करवाती है और नेटवर्क्स के अंदर डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन और होस्ट से होस्ट तक डिलीवर करवाती है। ठीक है, और इसके लिए ये लॉजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस को काम में लेती है। ठीक है, और आईपी एड्रेस के रूप में IPv4, IPv6 आपके पास में 2 वर्जन है। तो राउटिंग का मतलब वही रूट डिसाइड करना। ठीक है, राउटिंग मतलब रूट डिसाइड करना। ठीक है, तो राउटिंग के अंदर ये क्या करेगी? राउटिंग प्रोटोकॉल्स को काम में लेगी। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, कैसे राउटिंग प्रोटोकॉल्स ऑपरेट होते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम क्या करेंगे? इस लेयर्स के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हम ब्रीफ और भी पढ़ रहे हैं लेयर्स का, फिर हम कंप्लीट डिटेल्स स्टडी करेंगे हर एक लेयर्स को।
ठीक है, प्रत्येक लेयर्स का ब्रीफ ओवर होने के बाद में हर एक लेयर्स को हमें डिटेल से स्टडी भी करना है। ठीक, फिर नेक्स्ट लेयर की बात करें तो नेक्स्ट लेयर कौन सी आती है? ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 4। लेयर 4 आप कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर हम यहाँ पे मेन फंक्शनलिटी की बात करें तो इसका इसका मेन फंक्शनलिटी है प्रोवाइड रिलेबल एंड टू एंड कम्युनिकेशंस एंड एरर रिकवरी। अब देखो ना, रिलेबल कम्युनिकेशंस आपकी एक और भी लेयर करवा रही थी। रिलेबल कम्युनिकेशन आपकी एक और भी लेयर करवा रही थी, कौन सी लेयर? डेटा लिंक लेयर। लेकिन था ना, रिलेबल कम्युनिकेशन में डेटा लिंक लेयर में इस लेयर में डिफरेंस है। डेटा लिंक लेयर आपके रिलेबल कम्युनिकेशन किसके बीच करवाती? डायरेक्टली कनेक्टेड नोड या होप। डायरेक्टली कनेक्टेड नोड या होप के बीच रिलेबल कम्युनिकेशन करवाती कौन? डेटा लिंक लेयर। और ये लेयर आपके रिलेबल कम्युनिकेशन किसके बीच करवा रही है? किसके बीच में? रिलेबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन, मतलब प्रोसेस टू प्रोसेस के बीच में रिलेबल कम्युनिकेशन करवा रही है। तो इधर ना कंफ्यूज मत होना, डेटा लिंक लेयर का और ट्रांसपोर्ट लेयर का रिलेबल कम्युनिकेशन में डिफरेंस है। डेटा लिंक लेयर आपके रिलेबल कम्युनिकेशन नोड होप के बीच, एक होप से दूसरे दो होप है उनके बीच रिलेबल कम्युनिकेशन। और ट्रांसपोर्ट लेयर का रिलेबल कम्युनिकेशन किसके बीच है? दो प्रोसेस हैं, उन दोनों प्रोसेस के बीच। ठीक, अच्छा, इसके अंदर बेसिकली इसकी की बात करें तो इसका काम होता है सेगमेंटेशन, सेगमेंट और रीअसेंबलिंग डेटा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये क्या करती है? ये फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करती है, ये एरर कंट्रोल प्रोवाइड करती है, और साथ में क्या? एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अच्छा, अब कहोगे सर फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल पर डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड कर रही थी। डेटा लिंक लेयर फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल नोड टू नोड कर रही थी। किसके बीच कर रही थी? नोड टू नोड। और ये किसके बीच कर रही है? प्रोसेस टू प्रोसेस के बीच। ना, दोनों में डिफरेंस है, अच्छे समझ लेना। उसके बाद में ये किसको काम लेती है? पोर्ट एड्रेस काम लेती है। किसको? यूज पोर्ट नंबर या पोर्ट एड्रेस फॉर आइडेंटिफाइंग एप्लीकेशंस, आपकी किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं क्या, या हम कह सकते हैं क्या, रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए, रनिंग एप्लीकेशंस प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए, रनिंग एप्लीकेशंस प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए। रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट नंबर या पोर्ट एड्रेस को काम लेती है। अच्छा, इसके प्रोटोकॉल्स की बात करें तो एक तो होता है टीसीपी जिसको हम रिलेबल प्रोटोकॉल कहते हैं, एक होता है यूडीपी जो कैसे है? जो अनरिलेबल लेकिन फास्ट है, अनरिलेबल है लेकिन फास्ट है। अच्छा, ये क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। ना, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे पॉइंट है। मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, टीसीपी, यूडीपी, पोर्ट नंबर्स, उसके अलावा फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्नॉलेजमेंट्स, सेगमेंट्स, रीअसेंबलिंग, ये सब आपके किसके? ये सब आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के। ठीक है, अच्छा, हिंदी की बात करें तो यह लेयर एंड टू एंड डिलीवरी सुनिश्चित करती है। ठीक है, सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल प्रोवाइड करती है, पोर्ट नंबर के माध्यम से एप्लीकेशंस की पहचान करती है। टीसीपी रिलेबल होता है, यूडीपी फास्ट लेकिन रनेबल होता है। एग्जांपल टीसीपी, यूडीपी, एससीटीपी है ना, एक एससीटीपी भी होता है, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स, ये भी इसका ही प्रोटोकॉल्स होता है। ठीक है, फटाक से नोट डाउन कर लीजिए इसके इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट। भाई जब तक कि हम बात करते हैं आपका जो एग्जाम है ना, आपके एग्जाम्स में ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पुट होते हैं आपके। नहीं, इसके अंदर मेरी एरर कंट्रोल भी है। एरर कंट्रोल्स में इसमें दोनों टेक्निक्स है। एरर कंट्रोल्स में एरर करेक्शन, डिटेक्शन दोनों टेक्निक है। एरर कंट्रोल लिख दिया मैंने डायरेक्टली, है ना। एरर कंट्रोल की दोनों टेक्निक होती है, एरर करेक्शन और डिटेक्शन। तो है ना, ये एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल दोनों ही काम करती है, जो कि डेटा लिंक लेयर भी करती है। लेकिन डेटा लिंक लेयर एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल किसके बीच करती है? डेटा लिंक लेयर तो जैसे एक एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक तो नोड क्या है? ये है। एक नोड क्या है? ये है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों एक दूसरे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये दूसरे डायरेक्टली। तो डेटा लिंक लेयर तो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड या होप के बीच फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल प्रोवाइड करती है। जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर डायरेक्टली क्या? एंड टू एंड प्रोसेस के बीच फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये अच्छे पॉइंट है, ध्यान रखना आपको। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, वो जस्ट रट लेते हैं कि डेटा लिंक लेयर भी फ्लो कंट्रोल देती है, ये भी फ्लो कंट्रोल देती है, डेटा लिंक लेयर भी एरर कंट्रोल देती है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी एरर कंट्रोल देती है, तो दोनों के लिए रट के बैठ जाते हैं। डिफरेंस उनको पता ही नहीं होता आज तक कि डिफरेंस क्या है। दोनों लेयर के फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल्स के अंदर बेसिकली टेक्निक्स के अंदर, तो टेक्निक्स तो हम सेम ही टेक्निक्स की बात करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। आगे चले, नेक्स्ट लेयर के लिए बढ़े। नेक्स्ट लेयर के रूप में हमारी लेयर आती है सेशन लेयर। नेक्स्ट लेयर को कौन सी लेयर आती है? सेशन लेयर, जिसको हम लेयर 5 के नाम से जानते हैं। सेशन लेयर की बात करते हैं तो इसकी जो मेन फंक्शनलिटी होती है, वो मेन फंक्शनलिटी होती है एस्टेब्लिशमेंट, मैनेज करना, टर्मिनेट करना क्या? कम्युनिकेशंस सेशंस। ठीक है,
तो आपके दो जो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड जो प्रोसेस हैं उनके बीच में सेशन को एस्टेब्लिश करना, सेशन को मैनेज करना, सेशन को टर्मिनेट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सेशन लेयर की। और देखो सेशन लेयर बेसिकली क्या होती है? सेशन लेयर बेसिकली आपकी सिक्योर वे में कम्युनिकेशन करवाती है। तो जहाँ पे सिक्योरिटी की मेन नीड होती है ना, वहाँ पे सेशन लेयर की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन हो गई, बैंकिंग एप्लीकेशन जब भी आप अपने ऑनलाइन जब नेट बैंक के आप लॉग इन करते हो, तो उस टाइम पे आपका जो बैंक है ना, उस बैंक का जो सर्वर है, उस बैंक के सर्वर से और क्लाइंट्स के बीच में एक सेशन बनता है। और वो जो सेशन बनता है ना, उस सेशन को कंप्लीटली उस सेशन को ट्रेस किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है, उसको क्या किया जाता है? उसको सेशन को बनाना, उसको मैनेज करना, उसको टर्मिनेट करना, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाती है? सेशन लेयर की। ठीक। अच्छा, इसके अगर की पॉइंट्स की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेशन एस्टेब्लिशमेंट, सिंक्रोनाइजेशन एंड टर्मिनेशन। सेशन का एस्टेब्लिशमेंट करना, देखो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आएगी? सेशन क्या करना? एस्टेब्लिशमेंट करना। सेशन क्या करना? सिंक्रोनाइजेशन करना। और सेशन क्या करना? टर्मिनेट करना। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक। अच्छा, उसके अलावा ये क्या करती है? मेंटेन डायलॉग कंट्रोल। ठीक है। हु ट्रांसमिट एंड व्हेन। मेंटेन डायलॉग कंट्रोल मतलब है कि जब आप बैंकिंग एप्लीकेशंस के अंदर अपनी नेट बैंकिंग लॉगिन करते हो, तो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो सर्वर के साथ में, वो सब आपकी क्या होती है? वो सब आपकी मॉनिटरिंग होती है। उसी को हम कहते हैं डायलॉग कंट्रोल्स। ठीक। अच्छा, फिर होता है प्रोवाइड चेक पॉइंट एंड रिकवरी इन केस ऑफ फेलियर। प्रोवाइड चेक पॉइंट एंड रिकवरी इन केस ऑफ फेलियर। था ना, ये अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन आ गया था कि आप मूवी को डाउनलोड कर रहे हो, आप मूवी को डाउनलोड कर रहे हो, और मूवी डाउनलोड होते समय आपकी जो मूवी की जो फाइल की साइज है वो 1 GB है, जिसमें से आपकी 200 MB की फाइल डाउनलोड हो चुकी है। और नेक्स्ट जब आपने उसके बाद क्या हुआ? नेटवर्क के अंदर फेलियर आ गया। और नेटवर्क फेलियर आने के बाद में जब वापस से नेटवर्क रिकवर हुआ, तो आपकी जो मूवी डाउनलोड है वो आपकी 200 MB के बाद से ही डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ। तो इसके लिए बेसिकली कौन सी लेयर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई? कौन सी लेयर ने? सेशन लेयर ने। ना, कई बार आपने देखा होगा कि आप मूवी मूवी वगैरह कुछ फाइल वगैरह कुछ डाउनलोड करते हो, उसमें वो फाइल है ना, वो मान चलो आधी डाउनलोड हो गई, उसके बाद में किसी कारणवश आपका नेटवर्क क्या हो गया? फेल हो गया। उसके बाद में आपका डाउनलोड वहीं से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो सेशन लेयर है, वो सेशन लेयर क्या कर रही है? वो सेशन लेयर आपके चेक पॉइंट लगा रही है। क्या लगा रही है? चेक पॉइंट लगा रही है, जिससे कि फेलियर के केस में आप क्या कर सको? उसी पॉइंट के बाद से आगे रिकवरी स्टार्ट कर सको। ठीक है। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती है, सेशन लेयर। आगे ध्यान रखना इस पॉइंट को। इसके ऊपर केस स्टडी बेस पे बन के क्वेश्चन भी आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन बना था आपके सेशन लेयर के ऊपर। ठीक है। हिंदी में बात करें तो यह लेयर सेशन मतलब कनेक्शंस को स्टार्ट, मैनेज और क्लोज करती है। ठीक है। तो कनेक्शन को स्टार्ट करना, मैनेज करना, क्लोज करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सेशन लेयर। फिर सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट बनाकर एरर रिकवरी करती है। फिर डायलॉग कंट्रोल को संभालती है। यहाँ पे जैसे रिमोट प्रोसीजर के रूप में, रिमोट प्रोसीजर कॉल जैसे RPC एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है, जैसे नेट बायोस हो गया है ना, नेटवर्क्स के अंदर जो आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है उसको मैनेजमेंट्स के लिए एक प्रोटोकॉल्स होता है, PPTP प्रोटोकॉल्स हो गया। तो ये सारे प्रोटोकॉल किसके? ये सारे प्रोटोकॉल आपकी सेशन लेयर के। ठीक है। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको ध्यान रखना है किसके रूप में? सेशन लेयर के रूप में। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? देखो बेसिकली जब कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट जब पहली बार आप पढ़ते हो, तो पहली बार टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ते समय आपको थोड़ा सा आपको ये लगता है कि यार हम ये क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, बट मैं आपको ये चीज़ विश्वास दिलवाता हूँ कि आप इन चीज़ों को एक बार अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे अगर आप थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करोगे, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट सच में बहुत निराला कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बार आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए, उसके बाद में MCQ आपके बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगे ना। MCQ सोल्व करना कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं होती है। जस्ट ये जो कॉन्सेप्ट है इनको बहुत अच्छे लेवल से आप एक बार अंडरस्टैंड कीजिए, MCQ आपके सोल्व हो जाएंगे। हो गया नोट डाउन सेशन के बारे में? अगर नेक्स्ट लेयर की बात करें तो अगली लेयर कौन सी आती है? लेयर 6 के रूप में हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। बताओ भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी प्रेजेंटेशन लेयर की? देखो प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब होता है सेंटेक्स से रिलेटेड काम करना। अब सेंटेक्स से रिलेटेड का मतलब एनकोडिंग डिकोडिंग करना, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन करना, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? सेशन लेयर। तो देख लीजिए सेशन लेयर। नेक्स्ट लेयर आती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, और प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब होता है लेयर 6। प्रेजेंटेशन लेयर की जो मेन फंक्शनलिटी होती है वो होता है डेटा का ट्रांसलेशन करना। डेटा क्या करना? ट्रांसलेशन करना, एनक्रिप्शन करना, कंप्रेशन करना बिटवीन एप्लीकेशंस एंड नेटवर्क फॉर्मेट्स। ठीक है।
एप्लीकेशन और नेटवर्क फॉर्मेट के बीच का जो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, उसके लिए डेटा को ट्रांसलेट करके देना, डेटा को ट्रांसलेट करके देने के साथ डेटा का एनक्रिप्शन करना, कंप्रेशन करना, ये सब काम किसका होता है? ये सब काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। ठीक, भाई सिंपल सी बात है। जैसे भाई मान के चलो मैंने मेरा नाम टाइप करके भेजा सुनील, मैंने मेरा नाम टाइप करके भेजा, क्या सुनील नाम मैंने टाइप करके भेजा व्हाट्सएप पे। अभी सुनील जो है ना, ये तो मेरे लिए है, मेरे को दिखाने के लिए, ठीक है, मेरे लिए, मेरे को शो करने के लिए। एक्चुअल में जो सुनील होता है, इसको कोडेड स्कीम की सहायता से पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा? पहले किस में? कोडेड स्कीम की सहायता से किस में कन्वर्ट किया जाएगा? अरे कोडेड स्कीम, एन कोड डी कोड की बात कर रहा हूं मैं, आप डटा मत करा करो। कोडेड स्कीम की सहायता से किस में कन्वर्ट किया जाएगा? देखो, इसको कोडेड स्कीम की सहायता से पहले कोई भी एक कोडेड स्कीम इंप्लीमेंट करके इसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे मान के चलो हमने कौन सी कोडेड स्कीम लगा दी? जैसे मान चलो हमने आज की कोडेड स्कीम लगा दी, आज की कोडेड स्कीम लगा दी। अब आज की कोडेड मान चलो हमने आज की 7 को काम में लिया, तो आज की 7 की हेल्प से हम क्या करेंगे? सभी अल्फाबेट्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सभी अल्फाबेट्स को इसके बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको पता है ना, आज की 7 के अंदर जो स्मॉल ए होता है उसका मतलब क्या होता है? 97, और कैपिटल ए का मतलब क्या होता है? 65। सीख रही है चीज, पढ़ रखी है आपने। कैपिटल ए को 65 कहते हैं हम, लेकिन 65 भी हमारे लिए है। ये 65 क्या होता है? बाइनरी होता है। और स्मॉल ए का 97 होता है, 97 कब क्या होता है? बाइनरी होता है। फिर इसी टाइप से सारे के सारे जो आपके पास में जो सारे के सारे जो लेटर्स हैं, जो सारे के सारे आपके पास में अल्फाबेट्स हैं, इनको आप क्या करोगे? इनको आप 7 बिट्स के किसमें? इस पर्टिकुलर कोडेड स्कीम में कन्वर्ट कर दोगे। तो वो जो काम है ना, वो काम करके कौन देती है? प्रेजेंटेशन लेयर कर देती है। कौन कर देती है? प्रेजेंटेशन लेयर। अच्छा, उसके बाद मान चलो हमें तो हमारे नाम को इस पर्टिकुलर ओरिजिनल फॉर्मेट्स में नहीं भेजना, प्लेन टेक्स्ट नहीं भेजना, हमें तो इसे क्या करना है? हमें तो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर भेजना है, मतलब इसको किसी दूसरे कोड वर्ड में कन्वर्ट कर भेजना है। तो फिर क्या करोगे? एनक्रिप्शन कर दो। एनक्रिप्शन के लिए आप एनक्रिप्शन के लिए आप नेटवर्क सिक्योरिटी सेपरेट पढ़ ही रहे हो, जिसमें एनक्रिप्शन की टेक्निक मैं आप बता ही रहा हूँ आपको, तो ना एनक्रिप्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई भी एक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और वो सारे के सारे काम करके कौन दे रहा है? प्रेजेंटेशन लेयर करके दे रही है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके अलावा जैसे कई बार क्या होता है, आपका जो डेटा होता है उसकी साइज बहुत ज्यादा होती है, तो डेटा को क्या करना? कंप्रेस करना, और वापस क्या करना? डीकंप्रेस करना। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्रेजेंटेशन लेयर की, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देखो, कन्वर्ट डेटा इनटू ए फॉर्मेट अंडरस्टैंड बाय द एप्लीकेशंस लेयर। इसका मतलब जो आपका डेटा है ना, मान चलो रिसीवर साइड पे आपका डेटा प्राप्त हुआ। अब रिसीवर साइड पे जो डेटा प्राप्त हुआ, वो डेटा प्रेजेंटेशन लेयर के पास जाएगा, तो वो डेटा किस रूप में है? वो डेटा बिट्स के रूप में। तो उसको आप कोडेड स्कीम के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट कर देगा? कोडेड स्कीम के अकॉर्डिंग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, टेक्स्ट के रूप में अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो भाई रिसीवर साइड पे क्या होगा? रिसीवर साइड पे रिवर्स काम होगा। भाई सेंडर साइड पे जो ओरिजिनल डेटा है, उस ओरिजिनल डेटा किस में? बिट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो रिसीवर साइड पे क्या होगा? बिट्स को वापस से टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके अलावा देखिए बात करें, जैसे हैंडल किसको हैंडल करना है? एनक्रिप्शंस को, डिक्रिप्शंस को, कंप्रेशंस को, डिकम्प्रेशंस को, एंड डेटा फॉर्मेट्स ट्रांसलेशन। डेटा फॉर्मेट ट्रांसलेशन मतलब यहाँ पे होता है, हम बात करते हैं इसकी एनकोडिंग की, एनकोडिंग की और डिकोडिंग की, एनकोडिंग की और डिकोडिंग की, ठीक है। फिर उसको एंश्योर डेटा इज इन रिलेबल फ्रॉम द बोथ सेंडर एंड रिसीवर्स। डेटा आपके सेंडर और रिसीवर के बीच क्या है? रिलेबल है, ठीक है। ये क्या कर देती है? एंश्योर कर देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके एनकोडिंग स्कीम क्या होती है? काम में आती है, ठीक। अच्छा, यह लेयर डेटा को ट्रांसलेट, एनक्रिप्शन, कंप्रेशन करती है। सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में डेटा फॉर्मेट कंपेटिबिलिटी बनाती है। डेटा फॉर्मेट कंपेटिबिलिटी मतलब है कि आपका कंप्यूटर जिस रूप में डेटा चाहता है, उस रूप में डेटा देने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होती है? प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। सुरक्षा और डेटा आकार को मैनेज करती है। इसके रूप में इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट के रूप में SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, JPG, GIF, ASCII, MPG, ये सब इस लेयर्स के प्रोटोकॉल्स हैं, इस लेयर्स के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई जैसा फिजिकल दुनिया में जो काम होता है, उसी टाइप से लॉजिकल दुनिया में भी काम होता है। लॉजिकल दुनिया काम को हमने क्या कर रखा है? यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो लॉजिकल दुनिया का जो वर्क है ना, इसी को स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड करके हम अलग अलग लेयर्स में क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं।
और मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख लिए तो आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में आपके 2 से 3 यूनिट्स आपकी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। अब जैसे ईएमआरस का पेपर है, तो ईएमआरस के पेपर के अंदर मान के चलो कि आपको लेयर्स के ऊपर आपको डिटेल लिखवाने के लिए बोल दे, और आपको दे दे ओएसए मॉडल की सभी लेयर के ऊपर आपको ब्रीफ ओवरव्यू लिख के आना है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको डिटो एज इट एज पॉइंट लिख के आने हैं। आपको डिटो एज इट एज पॉइंट लिख के आने हैं। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऐसे हैं कि एग्जामिनर एक बार देखते समझ जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उसको नॉलेज है, और आपको फुल में फुल नंबर देगा। तो इसी टाइप से आपको डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस भी करनी है। डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस का मेन जो रीजन है ना, मतलब मेन जो कोर कॉन्सेप्ट है वो कोर कॉन्सेप्ट यही है। डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस इसी टाइप से की जाती है, इन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे मैंने ये पॉइंट्स इंक्लूड किए ना, ऐसे तो अगर एप्लीकेशन लेयर के बारे में बात करें तो ऐसे तो बहुत बड़ी एक बुक है एप्लीकेशन लेयर पे, लेकिन हमें उन की पॉइंट्स को ध्यान रखना है जो की पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं की पॉइंट्स को हमने क्या किया यहाँ पे कंसिडर किया है। ठीक है, अब आप बाई लैंग्वेज स्टूडेंट्स हो, हिंदी इंग्लिश के, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में कन्वर्ट करके की पॉइंट्स बताई है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट हमारे अगले जो लेयर होते हैं कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर, जिसको हम कहते हैं लेयर 7। और उसके बाद में हमारा कंप्यूटर होता है, हमारा होस्ट होता है जो डायरेक्टली क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक, अच्छा अब इसकी फंक्शनलिटी बात करें तो प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस डायरेक्टली टू द यूजर। तो नेटवर्क की जो सर्विस होती है, नेटवर्क की जो सर्विस होती है वो अब किसको प्रोवाइड करेगी, वो अब यूजर को प्रोवाइड करेगी। जैसे आपने एप्लीकेशन के रूप में आपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन आपने काम में ले रखा है, तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो आपको मैसेज मिल रहा है ना, वो मैसेज इस वजह से मिल रहा है क्योंकि एप्लीकेशन लेयर है। किस वजह से मिल रहा है, एप्लीकेशन लेयर। अब आपको कुछ क्या अकेली एप्लीकेशन लेयर से मिल रहा है, नहीं, बहुत सारी लेयर्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन सबसे लास्ट में एप्लीकेशन लेयर ने जिम्मेदारी निभा के और आपको मैसेज प्रोवाइड किया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में यूजर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद दिस लेयर। यूजर क्या करता है, डायरेक्टली इस लेयर से इंटरेक्ट करता है। जैसे अगर आपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन चला रखी है, तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो आप मैसेज भेज रहे हो, मैसेज प्राप्त कर रहे हो, वो आप इसी लेयर्स के माध्यम से प्राप्त कर रहे हो। यूजर डायरेक्टली इस लेयर से इंटरेक्ट होता है। अच्छा, प्रोवाइड सर्विस लाइक ईमेल, फाइल ट्रांसफर, वेब ब्राउजिंग। ठीक है, तो आप अगर ईमेल भेज रहे हो, फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, वेब ब्राउजिंग कर रहे हो, तो सभी सर्विस आपकी किससे रिलेटेड है, आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड है। अच्छा, डिफाइन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल सच एज द HTTP, FTP, SMTP, DNS, POP3। ठीक है, तो भी सिंपल सी बात है, आपको वेब ब्राउजिंग करना है, आपको ईमेल भेजना है, आपको फाइल ट्रांसफर करना है, तो इनके लिए क्या होते हैं, इनके लिए सबके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बने हैं, सबके लिए अलग अलग रूल्स हैं जो आपके एप्लीकेशन लेयर के। ठीक है, अच्छा उसके अलावा नेक्स्ट काम करते हैं, प्रोवाइड ऑथेंटिकेशंस एंड प्राइवेसी फंक्शंस। ठीक है, ऑथेंटिकेशन और प्राइवेसी फंक्शंस भी प्रोवाइड करती है, कुछ लिमिटेड ऑथेंटिकेशन प्राइवेसी फंक्शंस भी प्रोवाइड करती है। तो यह लेयर यूजर इंटरफेस और नेटवर्क सर्विस प्रदान करती है, ईमेल, वेब ब्राउजिंग, फाइल ट्रांसफर जैसी सेवाएं देती है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जैसे HTTP, FTP, SMTP उपयोग करती है। एग्जाम्पल HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, टेलनेट। ठीक है, ये आपकी लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एप्लीकेशंस लेयर्स की। फटाक से पर नोट डाउन कर लीजिए। डोमेन नेम बिल्कुल वही होते हैं। डोमेन नेम सर्वर बिल्कुल अलग होता है। डोमेन नेम सर्वर क्या होता है उसको भी हम पूरा पढ़ाएंगे, उसकी भी डिटेल बताएंगे। लेकिन डोमेन नेम सर्वर जो होता है वो आपके एप्लीकेशन से का प्रोटोकॉल होता है। इसका मतलब होता है जब आप कोई भी आप वेबसाइट्स को आप URL टाइप करते हो, तो उस URL को IP एड्रेस में कन्वर्ट करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एप्लीकेशन लेयर की होती है। तो एप्लीकेशन लेयर आपके URL को IP एड्रेस में कन्वर्ट करवाती है, जिसके लिए वो DNS को काम में लेती है। ये बताएंगे पूरी, आप निश्चिंत रहो, सारी चीज़ को डिटेल से बताएंगे। कंप्यूटर में तो आपको यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज के साथ भेजेंगे। DNS की हेल्प से आपकी एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करवाती है। अब देखो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, यहाँ तक हमने जितना भी हमने जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट से हमने नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लिया है। ठीक है, हमने नेटवर्क का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट को डिटेल से स्टडी करेंगे। और मेरी अब तक की जो क्लास थी नेटवर्क की, इस अब तक की क्लास के अंदर आपको नेटवर्क अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। आप नेटवर्क्स को बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए आपको। नेटवर्क्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही आपके माइंड में जो था, वाई, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को, उसका आंसर आपको मिल जाना चाहिए। हम इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ रहे हैं उसका आंसर भी आपको मिल जाना चाहिए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के होने के बाद में। OSI मॉडल होने के बाद में आपको ये क्वेश्चन जो होता है ना, वाई कैसे ना, सॉरी हाउ कैसे, तो कैसे पढ़ना है इस सब्जेक्ट को, उसका आंसर भी इस पर्टिकुलर OSI मॉडल के माध्यम से आपको मिल जाना चाहिए। बस अब हम क्या करेंगे, हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को डेप्थ तक स्टडी करेंगे। और इन कॉन्सेप्ट को डेप्थ तक स्टडी करने के लिए
हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स हम सेपरेट पढ़ेंगे, जैसे एड्रेसिंग हो गया। एड्रेसिंग ग्रुप में मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, पोर्ट एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैक एड्रेस को हम कैसे लिखते हैं। इसके अलावा आईपी एड्रेस के अंदर IPv4 क्या, तो IPv6 क्या होता है। IPv4 के अंदर आपकी क्लासफुल आईपी एड्रेस क्या होता है, क्लासलेस आईपी एड्रेस क्या होता है। उस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। पोर्ट एड्रेस कॉन्सेप्ट के अंदर तीन तीन टाइप से पोर्ट एड्रेस डिफाइन किया जाता है। उसके अंदर उन तीनों पोर्ट एड्रेस के टाइप्स को हम डिफाइन करके देखेंगे किस टाइप से कौन सा पोर्ट एड्रेस हमारी कैसे हेल्प करता है। ठीक। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास में एक होता है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम मतलब वह माध्यम जिसकी सहायता से हम डेटा को एक स्थान दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। उसके रूप में हम बात करेंगे, ट्रांसमिशन मीडियम के रूप में हमारे पास दो टाइप के ट्रांसमिशन मीडियम होता है। एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। वायर्ड को हम बोलते हैं गाइडेड मीडियम, वायरलेस को हम बोलते हैं अनगाइडेड। और वायर्ड के रूप में हमारे पास तीन टाइप के वायर होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो हम क्या करेंगे, हम वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम को भी डिटेल से पढ़ेंगे। फिर एक होता है वायरलेस। वायरलेस में हमारे क्या होते हैं, हमारी क्या होते हैं, वेव होती है, वेव, जिसको हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम डेटा को ट्रांसमिट करवाते हैं, किसमें, बिना किसी फिजिकल माध्यम के, बिना किसी फिजिकल माध्यम के, जिसके रूप में हम बात करेंगे रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। तो तीन टाइप की हम वेव के बारे में स्टडी करेंगे। रेडियो क्या होती है, माइक्रोवेव क्या होती है और इंफ्रारेड क्या होती है। इनको हम क्या करेंगे, सेपरेट स्टडी करेंगे। फिर हम सेपरेट स्टडी करेंगे नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में। अब नेटवर्किंग डिवाइस में आपने अलग अलग लेयर्स के अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बात की, तो इन नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में हम समझेंगे कि जो नेटवर्किंग डिवाइस होती है किस टाइप से कैसे आपकी हेल्प करती है, कौन सी नेटवर्क डिवाइस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैसे काम करती है, किस रूप में काम करती है, किस फॉर्मेट में काम करती है, वो सभी हम क्या पढ़ेंगे, वो सभी हम नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इन सभी पार्ट्स को हम सेपरेट पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास जितनी भी लेयर्स होती हैं, इनकी जो जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जो इंपॉर्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको अब हम क्या करेंगे, फिर डिटेल से स्टडी करेंगे। और जब इन सभी चीज़ों को हम डिटेल से स्टडी कर लेंगे तो ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये सिलेबस आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और आप अच्छे से इस सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहे होंगे। इस सब्जेक्ट को जब अच्छे से आप पढ़ चुके होगो तो उसके बाद में आपका जो मैक्सिमम जो आपका पोर्शन होता है नेटवर्क से रिलेटेड, वो आपका लगभग कवर हो जाता है। ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।